तो अभी आप अपना माइक बिल्कुल म्यूट रखें और जो प्रेजेंटेशन होगा काइंडली उसको ध्यान से सुने, और जब प्रश्नोत्तरी का सेशन होगा उसी समय आपको बोला ध्यान दें आप सभी सारे स्टेशन। हेलो टेस्ट। स्टार्ट सर। आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। सर टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बटालियन मिल रहा है क्या सर? समस्त सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्य हैं, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में मौजूद डीआईजी वेलफेयर श्री पंकज कुमार, अन्य अधिकारीगण, आज के इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता श्री निकुंज शर्मा, हेड इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग, तथा सभी सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट कल्याण, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के समय में लगभग सभी के लिए निवेश के विकल्पों के बारे में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। सीआरपीएफ के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि वर्ष 2004 के बाद इस बल में भर्ती हुए जवान पेंशन के लिए पात्र नहीं है। वित्तीय नियोजन और विवेकपूर्ण निवेश ऐसे कार्मिकों को उनके सेवानिवृत्त जीवन के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा या कर सकता है। इसी के मद्देनजर आज सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था तथा सीआरपीएफ के संयुक्त सहयोग से वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम पर व्याख्यान का आयोजन वेबएक्स के माध्यम से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा डीआईजी वेलफेयर श्री पंकज कुमार से कि वे आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपने संबोधन से करें, साथ ही आज के प्रोग्राम के मुख्य वक्ता से आग्रह करें कि वे इस विषय पे अपनी परामर्श एवं प्रस्तुति दें। डीआईजी श्री पंकज कुमार।
आदरणीय श्री निकुंज शर्मा, सभागार में बैठे वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य सैनिकगण और वेबिनार से जुड़े हमारे बल के अन्य सदस्यगण, आज एक बड़ा ही विशेष दिन है कि आज हमारे बीच में श्री निकुंज शर्मा बैठे हैं। निकुंज शर्मा जी की खासियत ये है कि इन्हें एक्सपर्टाइज है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का। लगभग 24 साल उन्होंने इस क्षेत्र में व्यतीत किया है। और अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो आज ये हमारे बीच में है, हमें वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बताने के लिए कि हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके उसे दिनों दिन बेहतर कर सकें। निकुंज शर्मा जी ने मनी योगी की स्थापना की थी और आज की तारीख में ये सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड एजुकेशन एक संस्था है जिसकी कोर टीम के एक बहुत ही विशिष्ट सदस्य हैं। इन्होंने एक द स्टॉक मार्केट मॉन्क नाम से भी एक किताब लिखी है जो कि 2015 में प्रिंट की गई और साथ में इन्होंने इनकी जो 24 साल की जर्नी है उसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी कंपनियों में काम किया, जिसमें रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, टाटा एसेट मैनेजमेंट, सन F&C म्यूचुअल फंड, ज्यूरिच इंडिया म्यूचुअल फंड एंड ITC थ्रेड नीडल, ये सारे उल्लेखनीय नाम हैं। मैं इसके पहले कि निकुंज जी से ये रिक्वेस्ट करूं कि आपको संबोधित करें, कुछ बातें अपने अनुभव से बताना चाहता हूं जो कि CRPF के लोगों के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, जो महंगाई दर है जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो लगभग आज की तारीख में 6.95% है। वैसे बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करता हूं मैं, तो 6.95% है लास्ट रिपोर्ट के अनुसार। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, अगर हम सेविंग बैंक में जमा करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हार्डली 2.70-2.75% मिलता है। कुछ प्राइवेट बैंक्स में उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो भी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.3% मिलता है। यानी कि आज अगर हमने 100 रुपये जमा किया तो एक साल के बाद अगर उसको निकालेंगे फिक्स डिपॉजिट में तो हमें 5.3%, 5 रुपया 30 पैसा उस पर ऐड हो जाएगा, यानी 105 रुपया 30 पैसे के आसपास हमें रिटर्न मिलेगा एक साल के बाद। लेकिन जो आज 100 रुपये में हम खरीद सकते थे, कल वही चीज खरीदने के लिए अगर हम मोटा शब्दों में बोले तो हमें 6.95% क्योंकि इन्फ्लेशन है तो करीब 106 रुपया 95 पैसा लगेगा। यानी कि जो आज हमारा 100 रुपया का वैल्यू है, एक साल के बाद वही वैल्यू 106 रुपया 95 पैसे का होगा, जबकि हमें इन्वेस्टमेंट के बाद 105 रुपया 30 पैसा ही मिल रहा है। यानी कि एक्चुअल में अगर हम FD भी कर रहे हैं तो हमारा पैसा का जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे घटता है। तो इस संबंध में बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में उपलब्ध हैं, इसमें म्यूचुअल फंड भी एक है। और इस संबंध में एक इंग्लिश का मुझे एक प्रोवर्ब भी याद आ रहा है जिसमें ये कहा गया है कि व्हेन यू आर वर्किंग सो हार्ड व्हाई यू अलाउ योर मनी टू कीप आइडल या कीप स्लीपिंग। जब आप इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने जो पैसे हैं उसको आइडल यानी कि बिना काम किए क्यों छोड़ रहे हैं या सोते हुए क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये एज है जिसमें कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से प्लान करना है, क्योंकि जैसा DC साहब ने कहा कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2004 के बाद सर्विस ज्वाइन किए हैं, उनको पेंशन अभी ओल्ड पेंशन के तहत वो गवर्न नहीं होते हैं, उनको अपनी पोस्ट रिटायर्ड लाइफ को प्लान करना है। सेकेंडली, बहुत सारी लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है, माइलस्टोन्स होती है, जिसमें गाड़ी खरीदनी है, लोगों को अपना घर बनाना है, बच्ची की शादी करनी है, एजुकेशन है, जो कि आजकल बहुत कॉस्टली हो गया है। इन सब चीजों के लिए आपको प्लान करना है। तो इन सारी चीजों को प्लानिंग कैसे करें, अपने पैसे जो आपकी सेविंग के पैसे हैं उसको कैसे उत्तरोत्तर हम
वृद्धि करें ताकि ये इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको ये काउंटर कर सके और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके एट द टाइम ऑफ योर नीड। तो इन सब चीजों को बताने के लिए हमारे बीच में श्री निकुंज शर्मा है। मैं निकुंज शर्मा जी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे बल के सदस्यों को संबोधित करें और उन्हें अपॉर्चुनिटी दें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बल के ज्यादा सदस्य हिंदी भाषा अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए जितना संभव हो सके आप हिंदी में बताएं। जो कोई टेक्निकल टर्म्स अगर आप अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करें ताकि आपके वक्तव्य से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। ओवर टू निकुंज शर्मा जी। थैंक यू। मैं यहाँ खड़ा होकर करूँ तो चलेगा? नहीं, आप बैठ के कीजिए, आप बैठ के कीजिए आराम से। ठीक, कोई मेरा दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आई कांटेक्ट यहाँ अच्छा हो जाएगा तो मेरे को खड़े होने में कंफर्ट है। ठीक है। और स्लाइड्स कैसे चेंज होंगी सर, आप कर देंगे? हाँ, ये सिर्फ हॉल के लिए ही ये तो नहीं बहुत है। सामने में समझ गया, वो तो कैमरा जो है वो वो चलिए मैं बैठ के करता हूँ। CRPF के डिफरेंट सेंटर हाँ, मैं बैठ के कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। मैं आपको स्लाइड चेंजर दे दूं, मैं उससे रिमोट से फिर चेंज करता रहूंगा। आपके पास है? हाँ, ऑन कर दूं? ये ऑन है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकुंज शर्मा है एंड पंकज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छे से उसे कवर किया है। मैं लगभग 25 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। 18-19 साल हम लोगों ने बताया ना, जिसको बैठना है बैठेगा, जिसको नहीं उसको भी बता दिया कैंप कमांडर को। हाँ, तो बोला मैं खुद गार्ड कमांडर हूँ। मैं भाई अब बताना है तो बता दो, बाकी हम तो नहीं बोला कि बताया नहीं। हाँ, यूँ साहब तो आ गया होगा हमको लगता है। तो ये आपकी डायरेक्टेड से आवाज नहीं आ रही है, कृपया चेक करें। हम्म
बच्चा भूमिका नहीं मानता है, वो सीधा लठ मार देता है। कई बार गाड़ी सीधे चौथे गियर में उठाते हैं, वो भूमिका नहीं मानते। वो 5 मिनट में किताब पढ़ के मेरी टेबल पे फेंक दी, बोली पापा इसे छपवाना मत, अन्याय हो जाएगा लोगों के साथ। मैं भाई ऐसा क्या हुआ, इंडस्ट्री के सब लोग तारीफ कर रहे हैं और घर का बच्चा कहता है खराब किताब। बोले मैंने आपकी किताब के 2 पेज पढ़े थे और 2 पेज में एक अक्षर समझ नहीं आया, आपने इतनी जटिल भाषा का इस्तेमाल किया है, कॉम्प्लिकेटेड। The ripple effect of cross currency fluctuation will be seen on Indian macros, which will have a telling effect on the corporate gearing ratio। बोलिए पापा जिस देश में फिक्स डिपॉजिट नहीं समझते हैं लोग, साधारण म्यूचुअल फंड कोई नहीं समझता है, ये रिपल इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट, ये कौन समझेगा। मैंने कहा बेटा ये तो तूने समस्या बताई, इसका समाधान भी बताओ। बोलिए इसका समाधान ये है कि इस किताब को एकदम आसान भाषा में लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है, और दूसरा इस भाषा को, इस किताब को आप एक कहानी के तौर पे लिख दीजिए। तो मैंने कहा कहानी से क्या होगा। बोली किससे, कहानियों में लोगों की दिलचस्पी होती है। फाइनेंस इतना नीरस सब्जेक्ट है सर कि आप अपने रियल ब्रदर से उसकी बात करें ना 6-7 दिन लगातार, 7वें दिन वो दुश्मन बन जाएगा आपका। पॉलिटिक्स की बात कीजिए, क्रिकेट की बात कीजिए तो रिलेशनशिप बढ़िया चलता है। फाइनेंस की जहां बात की वहां वो आपसे बातचीत करना बंद, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, फोन नहीं उठाएगा। तो बोली जब आप कहानी के तौर पे लिखते हो तो लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। कहानियां जो है हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज करती है, न्यूरोकेमिकल्स, जिससे हम इमोशनल हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। तो कोई फिल्म अगर हम देखने जाते हैं तो हम हीरो के अंदर अपने आप को देखते हैं, हम हीरो को नहीं देख रहे। आप अमिताभ बच्चन को नहीं देखते, शाहरुख खान को नहीं देखते, आप देखते हो इनकी जगह मैं होता तो मैं ऐसे करता। तो मैंने उसे कहानी के तौर पे लिखा। उस किताब में मैंने 3 बातों का जिक्र किया है। पहला कि जो हमारी जिंदगी है और इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। इन्वेस्टिंग इज लाइक लाइफ, देयर आर नो शॉर्टकट्स। आप जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट में कोई शॉर्टकट है। आप सोचेंगे भाई मैं रातों रात शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के बड़ा अमीर बन सकता हूं, नहीं होने वाला। आप कहेंगे मैं तो भाई आज मैं लेट अस से एंट्री लेवल पे सीआरपीएफ में भर्ती हुआ और कल ही मुझे डायरेक्टर जनरल बनना है या एकदम हेड बनना है, वो पॉसिबल नहीं। जैसे जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, यहां भी कोई शॉर्टकट नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है ये बड़ा सिंपल काम है, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हम कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, कितना रिटर्न आएगा, अभी तो शेयर बाजार में ऐसा हो गया, अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, अभी तो इलेक्शन अच्छे नहीं हुए, अभी बजट खराब आ गया, अभी ऑयल 100 के ऊपर चला गया। तो हम उसको रोजमर्रा की इन्वेस्टमेंट से जोड़ के देखते रहते हैं, सोचते नुकसान हो गया, ये हो गया, वो कुछ करना नहीं। देश, इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट ऐसे ही चलता है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यहाँ वॉर भी होंगे, ऑयल प्राइस भी 100 के ऊपर कई बार जाएगा, टेररिस्ट अटैक भी होंगे, ये सब काम होते रहेंगे। हमें क्या करना है कि भाई हम अपने निवेश की राह से कैसे ना हिले, वो हमें देखना है। तो इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसे सिंपल रखना है। और तीसरा मैसेज इस किताब का ये है कि डोंट मेक मनी, क्रिएट वेल्थ। कि हम सब लोग कई बार जब हम निवेश करते हैं तो कई बार हमारा जो फोकस है वो 1 साल में कितना बनेगा, 2 साल में कितना बनेगा, 3 साल, 5 साल, उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि पूरी जिंदगी अगर हम मेहनत करते हैं और इस पैसे को लंबा निवेश करते हैं तो हम कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो एक ऐसा नंबर है कि वो अनइमेजिनेबल है, उसको इमेजिन करना भी। कि कई बार ह्यूमन माइंड ये सोच नहीं पाता है कि मैं कितना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करके या जो दूसरे और शेयर हैं या आपकी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, कि कितना पैसा मैं इकट्ठा कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने बताया कि बड़ा नीरस सा सब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं हमारी कंपनी में, इसको हम तरह तरह की चीजों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो आज जो है ये मैं योगा के माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि योगा सब लोग जानते हैं। सर योगा तो कितने लोग विश्वास करते हैं योगा बहुत बढ़िया चीज है, प्लीज हाथ खड़ा करें। ओके, सभी लोग जानते हैं। ओके, और योगा करते कितने लोग हैं? तो हमें मालूम है कि योगा बहुत अच्छी चीज है, पढ़ते भी हैं उसके बारे में, टीवी पे प्रोग्राम भी देखते हैं,
कई बार जोश जोश में वो आस्था चैनल देख के बाबा रामदेव वाला प्राणायाम 2-4 दिन करते हैं, फिर उसके बाद हम ठंडे हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई अब ये जीवन की जो मारामारी है इसी पे अटेंशन कर लो, ये तो 5 दिन में तो कुछ हुआ नहीं, प्राणायाम से 1-2 महीने में कुछ हुआ नहीं, तो हम उसे कई बार छोड़ देते हैं। योगा का मतलब क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड योग? यस सर। अरे कुछ तो बताइए, योग शब्द का मीनिंग बता दीजिए, योगा छोड़िए आप। जोड़ना, योग का मतलब है जोड़ना। तो योग क्या करता है? योगा में 3 चीजों का सम्मिश्रण है, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी स्पिरिट। स्पिरिट को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि भाई हमारे अंदर एक जो प्राण है, जो हमारा आत्मा है, वो दैट इज आवर स्पिरिट। तो आप क्या करते हैं? बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और श्वास को कंट्रोल करते हैं। आप सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो योगा टीचर कहता है भाई करते करते सांस पे फोकस करना है। ध्यान करते हैं तो ब्रेथ, चक्रा हीलिंग करते हैं तो आपका ब्रेथ पे फोकस रहता है। योगा की शुरुआत किस लिए हुई थी कि जिन लोगों को धरती पे जन्म मिला, धरती को मृत्यु लोक कहा गया है हमारे स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़ेंगे, ये मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैदा होता है वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। और देवता जो है, भगवान जो है, वो तो अमर है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो सोचा गया कि भाई जिन लोगों को धरती पे भेजा है उनका भगवान से जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये बढ़ गई है। अब आप कैसे अपने सेल्फ को करते हैं कि आप भगवान के नजदीक ले जाएं। लोगों को धरती पे जन्म परमात्मा है, स्वर्ग में रहता है, कोई कहता है भाई हमारे अंदर ही परमात्मा है। तो मैं सेल्फ को एक ऐसे लेवल पे ले जाऊं कि आत्मा और मेरी जो परमात्मा है ये एक साथ भगवान जो है। इस वजह से योगा की शुरुआत हुई थी। और योगा को हम कहते हैं कि जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ है कि आदमी क्या कर रहा है, अपने ही अंदर एक नया जो ग्रुप है उसको देखता है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट में मेरा मुकाबला किसी और से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरे किसी दोस्त से, रिश्तेदार से नहीं, अपने आप से। कि मैं पहले इस तरीके से इन्वेस्ट करता था, आज मैं इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूं। जब आप बिजनेसमैन से बात करते हैं या इन्वेस्टर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जो साइकोलॉजी है ये इज द की टू इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो आप इन्वेस्टमेंट में क्या, जीवन के किसी फील्ड में पीछे नहीं रहेंगे। और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बढ़िया साधन है उसको कहा गया योगा। विश्व के किसी देश में चले जाइए, आप किसी दोस्त से बोलिए यार 10 दिन से नींद नहीं आ रही, तो तुरंत क्या कहेगा, अरे यार थोड़ा प्राणायाम ट्राई कर, थोड़ा ध्यान लगाया कर। किसी के बच्चे को अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो तुरंत कहते हैं भाई इसको बोलो थोड़ा जप वप करे या थोड़ा ध्यान लगाए। तो योगा जो है ये अपने ही अंदर एक नया जो लेवल है उसको हम खोजते हैं। अब योगा क्या कहता है? योगा आप सुख के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। इन्वेस्टमेंट सुख के लिए की जाती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए की जाती है कि भाई मेरा जो हार्ड एंड पैसा है इसको मैं ऐसे तरीके से लगाऊं कि ये पैसा जो है ग्रो करे। लेकिन हमने तकरीबन ये देखा है जो इन्वेस्टमेंट है, यहां पर इन्वेस्टर जो है वो बहुत, मैंने खुश नहीं देखे हैं। लोग बहुत परेशान होते, खासकर किसी ने अगर शेयर बाजार में लगा दिया पैसा, वो 2-3 महीने के बाद एकदम दुखी नजर आएगा कि भाई, और फिर वो कहते हैं गैम्बल है, ये ऐसा है वैसा है। हम तकरीबन जो पैसा है 4 जगह पैसा लगाते हैं। पहले है ब्याज पे दे देते हैं पैसा, बैंक पे रख दीजिए, पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, आरबीआई को दे दीजिए, गोल्ड बॉन्ड में डाल दीजिए, ब्याज पे देना है पैसा। आपको मालूम है डे 1 पे 100 रुपया दिया, अगले साल 107 रुपए मिलेंगे, 108 रुपए मिलेंगे, 105 मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो 100 रुपए का नोट है उसको आप अगर जेब में रखते हैं और अगर इन्फ्लेशन 7% है, सर ने बताया कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 6 रुपए 90 पैसे के करीब है, 7 रुपए पकड़ लीजिए। इसका एक मतलब ये भी है कि जो 100 रुपए का नोट आपकी जेब में पड़ा है, अगले साल इसकी कीमत हो जाएगी 93 रुपए, अगर इन्फ्लेशन 7% है। अगले साल ये रह जाएगा 86 रुपए का, उसके बाद ये रह जाएगा 79 का। हर 10 साल में 100 रुपए का नोट 50 रुपए हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। जितना मर्जी अखबार में बताते रहे 4% इन्फ्लेशन है, 5 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बता रहे थोक का भाव, हमें फर्क पड़ता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से।
इन्फ्लेशन का मैं और एग्जांपल देता हूँ। छोटे थे सर, वो बाल कटवाने जाते थे नाई की दुकान पे, वो फट्टे पे बिठा के 2 रुपए में बाल काट देता था। आज कितना पैसा लगता है सर हेयर कट में? मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, लेट्स से 75, 76, तो 5 रुपए में बाल कट जाते थे। आज 250 रुपए में बाल कटते हैं। और उसके बाद भी जो हमारे वो बाल काटने वाले मासे हैं, वो बड़े नाराज रहते हैं मेरे से। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि भाई तू नाराज क्यों है? बोला सर आप टिप नहीं देते। मैं नालायक आदमी, मेरे सर पे बाल तो है ही नहीं, इसके तेरे को 250 रुपए दे रहा हूँ, ऊपर से टिप तो तू दे मेरे को। फिर वो समझ गया कि गलत आदमी से पाला पड़ गया। बोले सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ लोगों को। बोले सर आपसे टिप नहीं लूंगा, आप सिर्फ ये बता दो मुझे निवेश कहाँ करना है पैसा। एक ब्रेड 1 रुपए की आती थी, आज 35 रुपए की आती है। 1983 में मेरे फादर ने दिल्ली में घर बनाया था, वेस्ट दिल्ली में, तो 6,000 रुपए में जमीन आ गई थी और 80,000 रुपए ऊपर लगे थे कंस्ट्रक्शन में। 83,000 रुपए में 3 बेडरूम कोठी तैयार हो गई। अभी बच्चे मोबाइल फोन खरीद लेते हैं 83,000 रुपए का। ये इन्फ्लेशन है। जो स्कूल की फीस कभी 200-400 रुपए साल की होती थी, आज आप देखिए इंटरनेशनल स्कूल में 5-5, 10-10 लाख रुपए भी लगता है। चीजें महंगी होती जा रही। तो ये ऐसा है कि लेट्स से आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया और आपको 5 रुपए मिले, तो आप 5 कदम आगे बढ़े, लेकिन इन्फ्लेशन ने आपको 6 कदम पीछे खींच लिया, 7 कदम पीछे खींच लिया, तो आप -2 पे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी निवेश का एक पार्ट जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करे। मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट शेयर्स, जिसमें हमें लगता है कि बड़ा बहुत रिस्क है। म्यूट कर दी मैंने आवाज को, तो आपने आ करना दे। लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने शौकिया ऐसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू की, फिर 3-6 महीने में वो दिल भर गया, फिर आगे कहते हैं नहीं यार ये सब देख लिया है तो सट्टा है, तो जुआ है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो हम कैसे आर्चर की तरह, धनुर्धर की तरह जिसकी आंख पे बांध दी है पट्टी। अब लेट अस से यू आर ओलंपिक प्लेयर और आप आर्चरी में गोल्ड मेडल लाए हिंदुस्तान के लिए। मैं कहता हूं सर मैं आपकी आंख पे पट्टी बांध देता हूं, अब आप निशाना लगा के दिखाइए। अब मैंने पट्टी बांध दी तो आप क्या करेंगे सर? आपको दिख ही नहीं रहा है कहाँ टारगेट है, क्या उसकी हाइट है, क्या ऊंचाई है, क्या उसकी चौड़ाई है, कितनी दूरी पर है, नहीं पता है आपको। तो आप क्या करते हैं? आप ईगो में आ जाते हैं। आप कहते हैं यार मैं तो ओलंपियन हूं, टारगेट तो आज हिट करना ही करना है। तो आप मेरे से क्या कहते हैं? सर एक काम कीजिए, मुझे 20-25 तीर जो है वो एक्स्ट्रा दे दीजिए। मारता रहूंगा, कोई तो जाके लगेगा। आपको अपने टारगेट का अंदाजा नहीं। इमेजिन कीजिए एक इन्वेस्टर है जिसे नहीं पता इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, जिसे नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसे नहीं पता शेयर बाजार क्या होता है, और वो कहते हैं नहीं सर मैं तो पैसा खुद ही लगाऊंगा। तो उनके भी टारगेट को हिट करने के जो
पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, इसीलिए इन्वेस्टर निराश हो जाते हैं। इसलिए निराश नहीं होते कि खराब जगह पैसा लगा दिया, वो निराश इसलिए होते हैं कि बिना नॉलेज के लगाया था और डिसअपॉइंटमेंट लेके आ गए। एंड दे विल टेल यू ये तो गैम्बल है। जब आप किसी भी गेम ऑफ चांस को बिना समझे खेलते हैं, आप उसे जुए में कन्वर्ट कर देते हैं। वो खेल गैम्बल नहीं है। अब दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन है सर? वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क, बिल गेट्स। इनकी वेल्थ कहां से आई? इनके पास पैसा है, शेयर्स में निवेश है, अपनी कंपनी के शेयर्स की ओनरशिप है। गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, मुकेश अंबानी है, उनके पास शेयर्स हैं। हम कहते हैं शेयर बाजार गैम्बल है। हमें और कहीं तो समस्या है नहीं। रियल एस्टेट हम दबादब खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड खरीदते ही आ रहे हैं सालों से, वहां दिक्कत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या आती है हमको वेल्थ क्रिएशन में, क्योंकि उसके लिए इक्विटी में, शेयर्स में निवेश करना पड़ता है या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ता है। तो पहला दुख का कारण है अविद्या, के लोगों को नॉलेज नहीं है, इसी वजह से वो ठीक निवेश नहीं कर पाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। फिर सारा इल्जाम आता है बाजार पे, ये शेयर बाजार खराब है। ये पहला कारण है दुख का। और दो तरीके की अविद्या होती है। क्या? पहला है लैक ऑफ नॉलेज। काफी लोग हैं जो अपने यार दोस्तों से टिप्स मांगते रहते हैं, यार कुछ पैसे पड़े बता दो, कौन से शेयर में लगाऊं, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है नहीं बताओ। आप कहते हो भाई पिछले 5 साल में तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। अरे यार पिछले 5 साल की छोड़, अगले साल बता। वो अपने एजेंट से ही जब बात करते हैं तो कितना रिटर्न आएगा ये बताओ। रिटर्न किसी को नहीं पता है। मुझे नहीं पता कि कल मेरे जीवन में क्या होगा, तो शेयर बाजार का तो पता ही नहीं लग सकता सर। मुझे यही नहीं पता मैं यहाँ से निकल के मैं घर कितनी देर में पहुंचूंगा। मैं आपको क्या बताऊंगे अगले 50 साल में आप कितना पैसा कमाओगे? आई कांट। लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें आदमी टिप्स के ऊपर निर्भर रहता है कि कोई दूसरा आदमी आएगा वो नॉलेज देगा। और दूसरा है रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग वे। मेरे फादर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो मेरे फादर ने रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाया। 1980, 83, 83 वो जमीनें खरीदते थे और उनको बेचते रहते थे प्रॉफिट। तो 20-25 साल बहुत पैसा कमाया। टीचर थे लेकिन वो लाखों रुपए कमाए जमीन में। अब अगर मैं अपने दिमाग में ये बना लूं कि भाई मेरे फादर ने रियल एस्टेट में पैसा कमाया था तो मैं भी रियल एस्टेट में पैसा कमा सकता हूं, तो वो रॉन्ग नॉलेज हो जाएगी। मेरे फादर ने जो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदी, अगर मैं उस पर एप्रिसिएशन देखूं तो उन्हें मिला 22-23% का एप्रिसिएशन। और 2010 में जो मैंने बंबई में प्रॉपर्टी खरीदी उसमें 7% का एप्रिसिएशन। तो मुझे ये देखना है कि किस एसेट क्लास में ज्यादा बढ़ोतरी मेरे पैसे की हो सकती है। नॉट बिकॉज कि मेरे घर में किसी ने कमाया था इसमें तो यहाँ पे पैसा मिलेगा। दूसरा कारण है जो दुख का, वो है ईगो। हम कहते हैं कि भाई हमें सब पता है। सर ये शेयर मार्केट में बहुत होता है कि 2-5 दिन किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, पैसे बन गए, तो हमें लगने लगता है कि मैं एक्सपर्ट हो गया। आप जा रहे हैं मोहल्ले में, पैदल घूम रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे और आपके दिल में आया यार बहुत दिन हो गए, बचपन में खेलते थे क्रिकेट, जरा 2-3 शॉट हम भी लगा लें। आप बच्चों कहते हो बेटा जरा बॉल करो। अब लेटेस्ट से बच्चा बॉल कर रहा है और आपने 3 गेंद पे 3 चौके लगा दिए। मन में एक बार तो आएगा अरे यार ये तेंदुलकर क्या है। हमने देखो 3 गेंद खेली, 3 तो चौके मैंने भी लगा दिए। तेंदुलकर ये सहवाग क्या है, मैं भी कर ही सकता हूँ। ये ईगो है। ईगो का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से पढ़िए। 1 डिवाइडेड बाय नॉलेज। जितनी कम नॉलेज होगी उतना ज्यादा ईगो होगा। अधजल गगरी छलकत जाए। जिनके पास कम स्किल है वो बोलते बहुत ज्यादा है, और जिनके पास नॉलेज है वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं। ये कॉफी है। कोई बातचीत नहीं करेंगे, वो कहते हैं यार मैं करके ही दिखा दूंगा तुमको, मैं क्या बताऊं। और जिस व्यक्ति के पास नॉलेज कम है वो हमेशा उस नॉलेज का बखान करता रहता है। तो किसी ने कहा है ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा जो फैले हुए उनके पर बोलते हैं कि अगर आपके पंख फैले हुए हैं तो आपको मंजिल मिलेगी। और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर
जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप अगर वीरेंद्र सहवाग से क्रिकेट समझोगे तो थ्योरेटिकल नहीं समझाए होगे क्या, बॉलिंग कर अभी समझाता हूँ चौका मार के, ये क्रिकेट है। और एक है थ्योरेटिकल कि भाई फ्रंट फुट ऐसा जाना चाहिए, हेड का पोजीशन ये होना चाहिए, बॉल को ऐसे छोड़ दीजिए, वो किताबों में। ईगो जो है ये, इसने कहा कि नॉलेज ऑफ ईगो इज द नॉलेज एंड ईगो ऑफ द नॉलेज इज ईगो। अगर आपको ये नॉलेज है कि मेरे अंदर अहंकार है, अहंकार हर व्यक्ति में होता है और थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, नहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। लेकिन जब वो अहंकार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, रावण तो ब्राह्मण था लेकिन अहंकार इतना बढ़ गया कि वो कहता था भाई पैर में कुबेर है तो मैं श्री राम को क्या समझूं, ये तो मनुष्य है, बंदरों की सेना लेके आया, मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो लंका तक पहुंच ही नहीं सकता। समुद्र में लंका पहुंचे कैसे, पैर के थोड़ा ना पहुंच जाओगे हजारों माइल। लेकिन एक वानर ने उस पर पुल बांध दिया। तो ईगो स्टार्ट्स विद कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और जो लोग निवेश में ईगो करते हैं वो हमेशा आपको बताएंगे देखो ये मेरा तरीका है, ये मेरा शेयर है, मेरा सेक्टर है, मेरा म्यूचुअल फंड है। और इसमें क्या होता है, ओपिनियन फैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्योदय क्या है, व्हाट इज सनराइज, क्या है सर आप बताएं, व्हाट इज सूर्योदय? When the sun comes in the front of earth, okay, but इसे सूर्योदय क्यों बोलते हैं? और उस टाइम सूर्य निकलता है, हमें दिखता है निकलता है सूर्य। तो सूर्य का निकलना, सूर्य का उगना, इसी को सूर्योदय बोलते हैं। व्यक्ति ने सूर्योदय देखा, राइट? अब आप 30-35 साल से सूर्योदय देख रहे हैं, निकुंज शर्मा आके आपको कहते हैं अरे भाई ये तुम्हारी नॉलेज गलत है, सूरज तो उगता है ही नहीं, सूरज तो वहीं खड़ा है, धरती घूम रही है। आप कहते हैं शर्मा जी कल के आज आए मेरे को, मैं 35 साल से सूरज देखता हूँ, रोज सुबह ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ये कहते हैं कि धरती घूमती है। तो आप क्या कहते हो, शर्मा जी एक काम करो, जितना ज्ञान है सब उतार दो यहाँ धरती में, मुझे ये दिखाओ ये धरती घूमती कैसे, दिखाओ, घूमती हुई धरती दिखा दो तो मान जाऊंगा, नहीं तो सूर्योदय वही मानना पड़ेगा जो मैंने देखा है। सूरज का ऊपर नीचे जाना ये आपका ओपिनियन है, हकीकत क्या है कि धरती घूम रही है। और ईगो के अंदर क्योंकि आपने सक्सेस देख ली, बहुत सारे लोग हैं 2-4 महीने शेयर बाजार में वो सक्सेस देखते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तो अच्छा इन्वेस्टर हूं, और वो फिर उस सारे पैसे का नुकसान कर देते। हमेशा रावण का एग्जांपल याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होगा, ओवर कॉन्फिडेंस तक जाएगा और उसके बाद डिजास्टर, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मजाक में निवेश शुरू किया एंड विद इन फ्यू इयर्स दे लॉस्ट एवरीथिंग। ईगो, हमारे रिलेटिव थे, उनकी ब्लू लाइन बसें चलती थी दिल्ली में, रेड लाइन थी, फिर वो ब्लू लाइन हो गई। तो किसी ने समझाया कि ये तो बड़ा बेकार काम है, कभी पुलिस से झगड़ा कभी कुछ, आप बढ़िया काम करो कुछ। शेयर बाजार तेजी में था, सन 2000 की बात बता रहा हूँ, तो दोनों बसें बेच के शेयर बाजार में पैसे लगा दिए और समझिए 20-25 लाख रुपए लगाया था, उसके 3 करोड़ रुपए बन गए साल 1.5 साल में। बहुत तेजी थी मार्केट में, अनाप शनाप। तो हम भी, मैं म्यूचुअल फंड में था, हमें पता था कि शेयर शायद गिर जाएंगे, ऐसा डर था हमें। तो एक दिन मैंने गलती से उनको कह दिया कि भाई मामा जी पैसे आपने बहुत बना दिए, 3 करोड़ रुपए बहुत होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, शेयर को आप बेच दो। उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, सवाल के बदले भाई तेरी सैलरी आजकल कितनी हो गई? तो मैंने कहा मुझे तो 15,000 रुपए मिलता है। ओहो, मैंने कहा देखिए मेरी तनख्वाह आपके रिस्क से क्या लेना देना है। आप अगर गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चलाओगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि मामा जी इसमें रिस्क है, तो इसका मेरी सैलरी से क्या लेना देना है? बोले नहीं नहीं यार शेयर बाजार छोड़। एंड लिटरली ही टोल्ड मी कि तुम भागो इधर से यार, कहां से आ गए तुम, तेजी के बाजार में कहां मंदी की बातें कर रहे हो। तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया, मैंने कहा भाई आपके जो जरा ध्यान रखना। उन्होंने भी समझाया, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। विद इन 6 मंथ जितना पैसा लगाया था उसका आधा हो गया। मैंने फिर समझाया अब क्या करेंगे,
मैंने कहा आप लगा दो, अब बाजार गिरा हुआ है। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। रियल एस्टेट से अटैचमेंट हो जाती है। मैं गुजरात में घूम रहा था, इधर आनंद नगर में मेरा प्रोग्राम था, तो जो ड्राइवर था मेरी गाड़ी का, मैंने देखा उस ड्राइवर ने हाथ में एक मोटा कड़ा पहना हुआ चांदी का। तो मैंने कहा भाई तुम गुजरात के नहीं हो? बोले नहीं सर मैं राजस्थान का हूँ। मैंने कहा हाँ आपका एक कड़ा देख के पता लगा। तो मैंने कहा भाई राजस्थान का आदमी क्या गुजरात में क्या कर रहा है? बोले साहब वो पेट का सवाल है तो गाड़ी चलानी पड़ती है, गाँव में जमीन वमीन नहीं है, खेती कर लो। वो जमीन तो बहुत है, हमारी 200 एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें कुछ उगता नहीं है, वो बंजर जमीन है। तो मैंने कहा उगता नहीं है तो कहाँ पर है जमीन? बोले उदयपुर से ऐसी 50-60 किलोमीटर। तो मैंने कोई होटल वाले को बेच दो यार, 150 एकड़ में कोई बढ़िया होटल बना लेगा, तुमको पैसा मिल जाएगा। यू नो व्हाट ही सेड, अरे नहीं 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 सर जमीन तो माँ है हमारी, इसे नहीं बेचेंगे, ये माँ है। इमोशंस आ गए, अटैचमेंट आ गई। जब हमारे दिमाग में राग आ जाता है तो हम डिसीजन लेते हैं अपनी मेमोरी के बेस पे, मेरिट पे नहीं। अब जिस जमीन में कुछ उग ही नहीं रहा है, आपको पता है इसको 200 साल भी रखो, ना पानी है ना उपजाऊ जमीन है, तो कुछ उगना तो है नहीं। और अगर फैमिली में दिक्कत है, वो जमीन को बेच के मुझे अगर पैसा कमाना पड़े, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लॉजिक यही कहता है। लेकिन यहाँ अटैचमेंट हो गई। मेरे फादर को अपनी रियल एस्टेट से बहुत अटैचमेंट थी, सारी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में। मैं कहता रहता था कि भाई इसको बेच देते हैं थोड़ा थोड़ा। बोले नहीं। मेरे पापा ने कहा था कि जमीन तो बेचनी नहीं है लाइफ लॉन्ग। ही बिकेम अटैच्ड। एज अ रिजल्ट वो सारी उम्र अपना जो भी 8-10% रिटर्न जो था वो उन्होंने बनाया। वो एक दिन आए हुए थे मुंबई और मेरे से पूछ रहे थे, मैं पुणे जा रहा था, बोले कैसे जाएगा? मैंने कहा टैक्सी आई हुई है उससे जाऊंगा। तो बोले यार कोई और तरीका नहीं है जाने का? मैंने कहा एक तरीका था पापा, वो आपने बंद कर दिया तरीका। बोले क्या तरीका था? मैंने कहा आज मैं अपने हवाई जहाज से घर के अपने ऐसे शर्मा एयरवेज से जा सकता था। बोले वो कैसे? मैंने कहा 1984 में आपने बजाज चेतक स्कूटर खरीदा था एनआरआई कोटा से। बोले हाँ। 14,000 रुपए लगा के। बोले हाँ। मैंने कहा उसकी बजाय अगर विप्रो के शेयर खरीद लिए होते तो आज मेरे पास 600 करोड़ होता, तो हम अपने हवाई जहाज से जा सकते थे। बोले यार ये जमीन ही सब ठीक है, ये शेयर वेयर अपने को नहीं समझ आता। अटैचमेंट। लॉजिक क्या कहता है कि जहां निवेश में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है वहां आप लगाइए, क्योंकि पैसा तो एक रिसोर्स है, उसकी जितनी मैं एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूं मुझे बढ़ाना चाहिए। चौथा कारण है दुख आने का, वो है द्वेष। शेयर बाजार में नुकसान हो गया, शेयर में दोबारा नहीं लगाएंगे। किसी रिश्तेदार के घर गए, उसने हमारा ठीक से सत्कार नहीं किया, 1-1.5 घंटा काटा उसके साथ, फिर कहते हैं इस नालायक आदमी घर नहीं आना है। वो कितना भी समझदार हो, कितनी भी आपकी मदद करता हो, आप उसके घर नहीं जाते हो। एवर्शन, जलन हो गई कि नहीं जाना ही नहीं है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में कई बार कहीं आपने अगर नुकसान कर दिया तो आप कहते हो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। शेयर मार्केट तो क्लासिकल एग्जाम्पल है। क्या हमने अपने मामा जी को बताया कि अब तो बर्बाद तो हो ही गए हो, लेकिन अब बाजार सस्ता आप लगाओ। बोले नहीं नहीं बाजार में वापस ही नहीं आना है। अभी वो अयोध्या में रहते हो, राम मंदिर में पत्थर के इंचार्ज बने हुए हैं। मैं अभी भी पूछता हूँ कभी कि मामा जी शेयर में पैसा लगाया? बोले नहीं नहीं भाई ये सब जुआ है, नहीं आना है। कुछ भी कर लूंगा, शेयर मार्केट में वापस नहीं जाऊंगा। द्वेष हो गया। अब पोटेंशियल है कि शेयर मार्केट में ही पैसा बनेगा। 2003 में 3,000 का इंडेक्स था, 60,000 है तो 20 गुना हो गया। लेकिन वो क्यों? क्योंकि एक बार नुकसान कर दिया। तो द्वेष और राग से क्या होता है, आपका जो माइंड है ना, ये एक पॉन्ड की तरह हो जाता है, जिस पॉन्ड में आपने पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकने से क्या होता है सर? रिपल आ जाएंगे तो दिखेगा नहीं कुछ।
राग और द्वेष ये इमोशंस हैं, ये इमोशंस जो है ये काम खराब कर देते हैं। पांचवा कारण है फियर ऑफ लॉस, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा। जो फियर ऑफ लॉस है ये लॉस से भी बड़ा है। आपका नुकसान हो जाए तो आप कम से कम आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं चलो भाई काम खत्म हुआ। लेकिन नुकसान होने का डर अगर आपके दिमाग में है तो आप उस रास्ते पे जाते ही नहीं हो। किसी ने बता दिया शेयर बाजार में भाई आधे हो सकते हैं पैसे, अब आप लगाते नहीं हो पैसा। फिर आप क्या करते हो कि वो सारी दुनिया, हिंदुस्तान में 97% लोग फिक्स डिपॉजिट में ही लगाते हैं पैसा। फिक्स डिपॉजिट में प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन 7% है, हम 5% कमा रहे हैं, ऊपर से टैक्स दे रहा हूं, ₹1.5 का टैक्स दे देता हूं, तो मैं नेगेटिव 3 से 4% रिटर्न कमा के और बड़ा खुश हूं कि भाई पैसा मेरा सेफ है, सेफ्टी है। अब इन 5 कारणों को अगर आप दूर कर दें तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो देखिए, पहला कारण जो मैंने बताया था अविद्या, इसको दूर करने के 2 तरीके हैं सर। पहला है कि मैं खुद कर लूं काम, कि मैं कहूं कि भाई मैं खुद ही किताबें पढ़ लूंगा, अखबार पढ़ लूंगा, बैलेंस शीट पढ़ लूंगा, मैं फंड मैनेजर बन जाऊंगा। ये सब करने में 30 साल का समय चाहिए। 10,000 घंटे तक कोई भी काम कीजिए आप, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं कहूं कि अगर मैं सीआरपीएफ के सारे मैनुअल पढ़ लूं और 25-30 वीडियो देख लूं तो मैं भी बन गया जवान, तो मैं भी कर पाऊंगा। ऐसा हो सकता है सर। अगर मैं रियल प्रैक्टिस नहीं करूं, रियल ट्रेनिंग नहीं लूं, हो सकता है नहीं। अभी हम गए हुए थे वहां पूना के, वहां एक रिजॉर्ट में, और उन्होंने हमको चढ़ा दिया कि करो शर्मा जी इस पे एक्सरसाइज। हमारे 10 मिनट में धुएं निकल गए। और ये लोग आर्मी के सब कमांडो वमांडो, ये तो एकदम बड़े शान से खड़े हुए हैं। किसी ने वो 26/11 में लड़ाई की हुई है, कोई बॉर्डर पे था। तो जब तक मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करूं मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो मैं क्या कहता हूं कि भाई मैं अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मेरे में वो स्किल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, किसी सिक्योरिटी कंपनी से हेल्प ले लेता हूं कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे क्वालिफाइड आप लोग दे दीजिए, तो मेरा काम हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं हम खुद पैसा निवेश बाजार में नहीं करेंगे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। उसकी बजाय हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे। म्यूचुअल फंड में क्या है, ये एक्सपर्ट लोग हैं, फंड मैनेजर वहां पैसा लगाते हैं। जैसे हम लोग लेट्स से 40 लोग यहाँ बैठे हैं और मैं इस रूम में एक बॉक्स रख देता हूं और हर व्यक्ति से कहता हूं अपना पैसा इस बॉक्स में डाल दीजिए। ये बॉक्स म्यूचुअल फंड बन गया। अब आपने किसी एक्सपर्ट आदमी को इसको दे दिया कि भाई ये व्यक्ति शेयर बाजार का ज्ञाता है, डेट मार्केट का ज्ञाता है, ये उस पैसे को लगाएगा। तो क्या हुआ, वो जब मेरा पैसा हैंडल करेगा तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा। निवेश का पहला असूल है कि कभी भी अनदेखा रिस्क मत लीजिए, अंधा रिस्क कभी नहीं लेना है। जो वॉरेन बफेट हैं, जो सबसे महान इन्वेस्टर हैं इक्विटी के, वो उनका पहला असूल है नेवर लूज मनी। और दूसरा असूल क्या है, कोई बता सकता है सर? पहला है कि नेवर लूज मनी, और दूसरा क्या है, डोंट बोरो। ओके, दूसरा रूल है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, नुकसान नहीं करना है। आप एफडी में लगाते हैं, आप एफडी में कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम पैसे का नुकसान नहीं कर रहे, 2% से ग्रो हो रहा है। लेकिन आप अनजाने में शेयर बाजार में आ जाएं और लाखों रुपए का नुकसान कर लें, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ही ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लें। इट इज लाइक कि आपकी गाड़ी का इंजन खराब है तो आप खुद रिपेयर कर रहे हैं। कोई टायर पंचर हुआ है, मैं स्टेपनी बदल सकता हूं, इंजन नहीं रिपेयर कर सकता, उसके लिए मैकेनिक ही आएगा। तो इन्वेस्टमेंट आप फिक्स डिपॉजिट में खुद करें, चलेगा, गोल्ड में चलेगा, रियल एस्टेट में चलेगा। जब भी इक्विटी में निवेश की बात आएगी तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है। नंबर 2, हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कितनी है, लगभग 20,000 स्कीम है। आपको नहीं पता लगेगा कौन सी स्कीम मुझे खरीदनी है। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स हैं, उनके थ्रू आप जाएं। आपके जो बैंक वाले हैं वो भी सलाह दे सकते हैं, आपके घर के आसपास, ऑफिस के आसपास लोग होंगे जो कि सलाह देंगे। लेकिन एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिए, उसके पास विद्या है तो आपको अपनी अविद्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ईगो को कैसे दूर करें? ईगो कहां से आती है? ईगो आती है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है। अहम ब्रह्मास्मि, रावण कहता था ना, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे आगे संसार ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि मार्केट
अच्छी चल रही है, आप किसी शादी ब्याह में गए हैं, 4 रिश्तेदार हैं आसपास और माहौल बना हुआ है, आपने भी हाथ में एक ड्रिंक उठाया हुआ है और बात चल पड़ी शेयर बाजार की, तो आप धड़ाधड़ देखो भाई ये खरीदा, ये बेचा, यार इतने पैसे कमा लिए। फिर क्या होता है, आपके सामने वाला है वो कहता है यार इसने थोड़े ना आके मेरी कोई अकाउंट स्टेटमेंट देखनी है, कहते मैंने शेयर में डबल किया, बोले डबल ही किया, मैंने तो 4 गुना कर दिया यार, हमने 2 लाख कमाए, हमने 10 लाख कमाई। ये ह्यूमन ईगो। So never ever talk about your investments in public. कहीं भी आप किसी फंक्शन में है, ऑफिस में है, कभी भी पब्लिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स की अच्छाई या बुराई नहीं करनी है, इससे वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। नेवर ब्रैग, नंबर 1। नंबर 2, आप कहें कि मैं स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मैं वहीं पैसा लगाऊंगा जहां मुझे समझ आता है। शेयर बाजार नहीं समझ आता मत लगाइए, इट इज परफेक्ट। जरूरी नहीं है कि हर आदमी बाजार के अंदर जाके लगाए पैसे, हर आदमी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए, कोई जरूरी नहीं। मेरे फादर ने नहीं लगाया, वो ठीक ठाक ही लेड है, गुड लाइफ। थर्ड, अगर आपका निवेश अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, उसमें ना तो आपकी कमी है ना आपकी अच्छाई है। आप कहें कि मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस बनाया हुआ है। फाइनेंशियल प्लान क्या है? बहुत सिंपल है सर, कि हर व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल गोल्स हैं। आप 30 साल के हैं, रिटायरमेंट 30 साल दूर है, बच्चों की शादी 20 साल दूर है, बच्चों की एजुकेशन लेट से 10 साल दूर है, घर खरीदना है वो 5 साल दूर है। किस किस चीज में आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, उन गोल्स को कागज पर लिख लीजिए कि 5 साल बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, 10 के बाद इतने चाहिए, 15 के बाद इतने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानर को बुलाइए, वो आपका प्लान बना देगा। वो प्लान आपका खुदा है, उस प्लान को फॉलो करते रहिए। आप कहें मेरे इंडिविजुअल स्किल कुछ नहीं है, ये प्लान जो है ये मेरा खुदा है। उससे आप जितना सत्य के नजदीक आते जाएंगे, ट्रुथ के जितना नजदीक है, उतना आप ईगो से दूर होते जाएंगे। चौथा जो तीसरा हमने कारण बताया था, रागा के अटैचमेंट हो जाती है, इससे दूर रहने का बड़ा सिंपल तरीका है, डाइवर्सिफाई कर दीजिए। कुछ पैसा बैंक में है, कुछ गोल्ड में है, कुछ म्यूचुअल फंड में है, कुछ शेयर बाजार में रहेगा। जितनी दूर जाना है वैसा ही व्हीकल आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से दिल्ली में रहते हैं और आपकी वाइफ कहती है कि भाई आज ये सब्जी खरीदने का काम आपका है, और सब्जी मंडी जो है वो घर से 200 मीटर दूर है। अब आपके पास कई चॉइस है सर, 200 मीटर तो आप साइकिल पे भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बाइक पे भी जा सकते हैं। तो आप धीरे धीरे चल के गए, सब्जी खरीद के ले आए। अब दूसरी सिचुएशन है, वो कहती है कि भाई आप लेटर से रहते हैं जनकपुरी में, वो कहती है ये GK2 की एक मार्केट है, वहां से आपको सब्जी लानी है। तो पैदल वाला ऑप्शन तो रहा नहीं, या तो बाइक से जाएंगे, या कार से जाएंगे, या उबर से जाएंगे, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो थोड़ा दूर जाना है तो साधन बदल गए। तीसरी कंडीशन वो कहती है लंदन में एक सब्जी मंडी है, वहां से लाना है। तो लंदन अगर पहुंचना है तो आप हवाई जहाज से जाएंगे, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। जितना दूर आपका गोल है उतनी ही तेजी से दौड़ने वाला व्हीकल आपको चाहिए। यार ये रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहा हूं पैसा, तो कहां डाल दिया? पब्लिक प्रोविडेंट।
वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है सर। है मेरी तो किस्मत में नहीं है। ये बाजार जो है साइकिल्स में चलता है, कभी तेजी आएगी कभी मंदी आएगी, जैसे जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं वैसे ये है सब। जो घर में बच्चों से डील करते हैं, छोटे बच्चों से अगर आप डील करते हैं, टीनेजर से डील करते हैं, तो आपको मालूम है कि वो टीनेजर जो बच्चा है उसका स्वभाव और आपका स्वभाव रोज एक जैसा नहीं रहता है। कभी बच्चा अकड़ के भी जवाब दे देता है, कभी बच्चा कहता है यार पापा आप ऐसे करोगे तो यार मैं तो फिर जाके हॉस्टल में रह लूंगा। बात बिगड़ जाती है, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये थोड़े ना करते हैं कि हम बच्चों कहते हैं अच्छा तू भाई हॉस्टल में ही रह ले, हम कहते हैं रात को सोएगा सुबह फिर ठीक हो जाएगा। योगा एक चीज की बात करता है, आप रहेंगे संसार में लेकिन संसार से अटैच नहीं है। ये जो मार्केट है उतार चढ़ाव ये रहने वाला है, इसको आप और मैं बदल नहीं सकते। आप ये कहेंगे निकुंज शर्मा जी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं और इनके कहने से अगर मैं पैसा निवेश करूंगा तो बाजार ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा, नहीं। आप बाजार को नहीं बदल सकते, आप किस चीज को बदल सकते हैं? अपने व्यवहार को। तो बाजार की साइकिल से डील करने का एक बहुत आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में एसआईपी हम जिसको बोलते हैं। आप में से कोई एसआईपी करता है? किसी ने एसआईपी की है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने किए हैं सर? तो एसआईपी करने का तरीका क्या होता है सर कि हर महीने एक फिक्स पैसा आपके बैंक से निकलेगा, म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ये शेयर्स में पैसा लगाती है। तो लेटर से कि पहले 10 रुपए था, 11 रुपए था, बढ़ के एनएवी 16 रुपए तक गया, उसके बाद ये घटना शुरू हो गया। तो जब आप लास्ट कॉलम देखेंगे तो पहले महीने आपको 1000 यूनिट मिली, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपया। फिर अगले महीने आपको 900 यूनिट मिली क्योंकि अगले महीने भाव बढ़ गया था, अगले महीने भाव और बढ़ गया, 16 रुपए तक भाव बढ़ता रहा और आपकी यूनिट्स कम होती रही। लेकिन उसके बाद बाजार गिरना शुरू हो गया, 16 रुपए वाला 12 हुआ, 15 हुआ, 13 हुआ, 8 हुआ। जैसे जैसे घटता गया आपकी यूनिट्स जो है ये बढ़ती गई। तो एक साइकिल के बाद आपको एवरेज मिल गई। इन्वेस्टर को डर लगता है कि मेरा शेयर बाजार में नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जब ये एसआईपी आप लंबे समय तक करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका भाव है 2000 रुपए। ये 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी 1996 में, आज भाव है 2000 रुपए। तो पैसा कितना गुना हो गया? 200 टाइम्स। लेकिन आपने अगर हर महीने इसमें निवेश किया होता, हर महीना, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है? अंदाजा लगा सकते हैं 25 साल में। 10 रुपए वाली चीज होगी 2000 रुपए की। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी अगर आपने उसमें एसआईपी की होती है? ये एसआईपी 500 रुपए की भी हो सकती है, 5000 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। अंदाजा लगा सकते हैं सर कोई कितना एवरेज कॉस्ट होगा? 500 to 600। ओके, वो एवरेज कॉस्ट है 60 रुपए। दैट मीन्स व्हाट? अब आपका नुकसान कब होगा? कि जब 2000 वाली चीज 60 रुपए के नीचे गिरेगी। 1940 रुपए का अगर बाजार घटता है तब जाके आपका नुकसान होगा। दैट मीन्स आपने एसआईपी 25 साल चला ली, इस जिंदगी में तो उस म्यूचुअल फंड में आपका लॉस हो नहीं सकता, क्योंकि 90% तो मार्केट गिरेगा नहीं सर। 90% मार्केट गिरने का क्या मतलब है कि हमारे देश का कोई बॉर्डर नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट, कुछ है ही नहीं। आपने क्या किया? धीरे 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 एसआईपी में अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा दिया। इंडस्ट्री में बहुत डेटा आपको मिलेगा कि लगभग 5 साल अगर आप एसआईपी में बिता देते हो तो 5 साल के बाद उस एसआईपी में नुकसान जनरली नहीं होता है। आई हैव नॉट सीन के 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल में साइकिल 1-2 आपको मिल जाती। ये पहला लाभ है एसआईपी का कि आपको ये एवरेजिंग कर देती है। और एसआईपी जो है ये बहुत पावरफुल टूल है। कुछ म्यूचुअल फंड है वो 100 रुपए से भी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ है 500 रुपए से करते हैं और अपर लिमिट कुछ नहीं। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं बंबई में, ऑफिस नहीं था मेरा, मैंने कहा मैं घर से ही काम करूंगा। तो मेरे एक दोस्त है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझे कहा निकुंज तुम मेरे ऑफिस में आके थोड़े दिन काम कर लिया कर यार, घर में बैठा बैठा बोर हो जाएगा। और तू ऑफिस में आएगा तो हमारे यहाँ क्या है, बच्चे काम करते रहते हैं, तो तेरी थोड़ी बहुत गाइडेंस इन्वेस्टमेंट में ले लेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो एडवाइजर नहीं हूँ। बोले यार नॉलेज तो है। मैंने कहा हाँ वो तो है,
तो बोले इनको बताते रहना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक दिन ऑफिस गया हुआ था सर, और वहां पर एक ऑफिस बॉय जो है वो मिठाई बांट रहा था, और वो मिठाई बांटते बांटते मेरे पास भी आ गया। तो हम लोग तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, ब्राह्मण हैं, तो मिठाई हमारे सामने आ जाए तो बस, तो फिर क्या कहने। और बंबई में बढ़िया मिठाई मिलती भी नहीं है। तो बड़ा खुश, उसने जैसे डब्बा आगे किया, मैंने कुछ पूछा नहीं कि भाई किस लिए दे रहा है, मैंने 2 पेड़े उठा के खा लिए। अब जैसे ही 2 पेड़े मैंने खाए सर, वो बंबई वाला व्यक्ति इतना नाराज हो गया मेरे से कि जैसे मैंने 2 पेड़े नहीं, उसकी दोनों किडनी निकाल ली। 2 पेड़ा काय को लिया, नालायक आदमी, तो इतना खुश नजर आ रहा था तो 2 ले लिए तो क्या हो गया। बोला नहीं सर, अब मेरा कैलकुलेशन खराब हो गया। अरे कैलकुलेशन क्या खराब हो गया यार, तेरा 1 पेड़ा मैंने एक्स्ट्रा खाया। बोले आपने 1 एक्स्ट्रा नहीं खाया, आपने 2 एक्स्ट्रा खाए। मैं मतलब, बोले आप काउंटिंग में ही नहीं हो, आप तो रोज आते नहीं हो ऑफिस में। मैंने कहा बड़ी इज्जत करते हो तुम, तेरे मालिक से बात करूंगा जरा मैं एक दिन, कि ऑफिस में बिठाता है। बोले नहीं नहीं, अच्छा छोड़ो, आप एक काम करो, ये मैं मिठाई इसलिए खिला रहा हूँ, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ठीक है। बोले ये बताओ बेटे के नाम क्या करूं इन्वेस्टमेंट। तो मैं तो तब तक इतना झन्ना गया था, मैंने कहा इस आदमी को भगाओ, मैं तो एक काम कर SIP खोल दे बेटे के नाम, SIP कर देना। बोला कितना पैसा लगता है, मैंने अभी 500 रुपए लगते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, तू ज्यादा लगा देना। बोले ठीक है, मैं लगा देगा पैसा। मैं कहा 4-5 हजार रुपए बचा लेना। बोला हाँ, 5,000 रुपया मैं बच्चे के नाम हर महीने लगा सकता हूँ। मैं ठीक है। तो और मैं आपको बताता हूं कि थोड़ी देर में वो आया। बोले साहब आप पागल समझ रहे हो। मैं क्या हूँ, क्या हुआ। बोले 5-5 हजार रुपया बचा के क्या होता है, साल में 60,000 रुपए बचा भी लिए, 60,000 में आता क्या है। तो मैंने कहा तुझे 2 बातों का जवाब दे, क्या अगले 25 साल तक तू इस बच्चे के नाम 5,000 रुपए बचा सकता है हर महीने। बोला हाँ मैं बचा लूंगा, वो सैलरी वैलरी अच्छा है उसका। तो ठीक है। और मैंने कहा जब ये बच्चा 25 साल का हो जाएगा, क्या ये अपने नाम से 5,000 रुपए महीना बचा पाएगा अपनी रिटायरमेंट तक। बोले सर आराम से बचा लेगा। तो 25 साल के बाद तो 5,000 रुपए कुछ होते ही नहीं। तो कहते सर पूरी कैलकुलेशन करके आया। बोले 36 लाख रुपए मैं सेव करूंगा ये 60 साल में। मैंने कहा तू तो नहीं करेगा, क्योंकि भाई तू तो रहेगा, तू 60 साल बाद थोड़ा होगा, बच्चा सेव करेगा। बच्चे के पास 36 लाख रुपए बच्चा लगाएगा। बोला भाई 36 लाख का बनेगा क्या। 36 लाख तो आज ही कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे लिए तो आज भी बड़ा अमाउंट है, तेरे लिए शायद नहीं होगा, इसका बनेगा क्या। मैंने कहा इस पैसे पे सिर्फ अगर 12% रिटर्न आ गया, हमारे इक्विटी बाजार का रिटर्न है सर लॉन्ग टर्म 16%, मैं सिर्फ अगर 12% आ गया तो तेरा बच्चा जब रिटायर होगा उसके बाद 65 करोड़ रुपया होगा। हमने म्यूट कर दिया, खैर चलो। लेकिन जब जैसी स्टार्ट वीडियो है, स्टार्ट वीडियो करेंगे आपको फोटो आने लगेगा उसमें। जैसे 65 करोड़ देखा वो थोड़ा सा, बोले सर आप बात तो बड़ी अच्छी करते हो। मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले तू भाई मेरा कलेजा चीरने को तैयार था अपने पेड़े के लिए, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि 65 करोड़ मैंने आपको दिखाए। बोला सर पर 60 साल तो बड़ा लंबा टाइम है। मैंने कहा बिल्कुल लंबा टाइम है, बट ये पैसा आपके लिए नहीं है, आपका बच्चा तो जिएगा ना 60 साल। आदमी की उम्र अगर 85-90 साल है तो बच्चा तो 60 साल देखेगा, आप भी शायद 40-50 साल तो और देखोगे। बोले हाँ। तो मैंने कहा लॉन्ग है। बोले नहीं जीवन से लंबा तो नहीं। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट तो जीवन भर चलेंगे। बोला सर ये तो बहुत पैसा है। मैंने कहा अगर इस पैसे पे 15% रिटर्न आ गया तो कितना पैसा बन जाएगा सर। तो 15 पे बताइए सर कितना हो जाएगा। अगर 12 पे 65 है तो 15 पे यही पैसा कितना हो जाएगा, 120 के आसपास हो जाएगा। ओके यस सर। मैडम आप ट्राई करें, अंदाजा लगाना है, जेब से पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 60 साल की कैलकुलेशन दिमाग नहीं कर सकता है। अंदाजा लगाइए। यस सर आप बताएं। हाँ जी 120 के आसपास। चलिए मैं आपको सही जवाब देता हूं, ये पैसा हो जाएगा लगभग 310 करोड़। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 60 साल आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है, और 60 साल निवेश करना कोई जरूरी नहीं है। SIP आप 2 दिन की भी कर सकते हो, 2 महीने की भी कर सकते हो। अब 310 करोड़ सुन के तो वो बोले सर आप तो वाकई बहुत अच्छे हो। मैंने कहा मैं हूं वाकई बहुत अच्छा है, तेरे को रियलाइज होने में देर क्यों लग रही है। बोला अच्छा सर मैं घर जाता हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। तो बंबई में खास बात है, दुनिया सब कुछ छोड़ देगी। आप कह दो मैं नरेंद्र मोदी जी से आपको मिलवाऊंगा, वो कहेगा मेरे को नहीं मिलना, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। ट्रेन नहीं छोड़ेंगे, बाकी कुछ भी छोड़ देंगे।
लेडीज है, वो हस्बैंड रह गया प्लेटफॉर्म पे, कोई चिंता नहीं। मैंने कहा मैडम वो हस्बैंड रह गया पीछे, आप ट्रेन में चढ़ के जा रहे हो। बोली किधर जाएगा, एक ही लाइन का पास बना के दिया है, घर पे ही मिलेगा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा, ट्रेन नहीं छोड़ते। मैंने कहा मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और आपको ट्रेन की पड़ी है। बोले सर बात है ना 300 करोड़ रुपया, तो हमारे तो खानदान में बोले ये दिमाग में कभी सपने में नहीं आया हम। मैंने कहा इसी पैसे पर अगर रिटर्न 17% आ जाए तो कितना पैसा बनेगा, आपको अंदाजा है? मैंने कहा जाते जाते गैस कर, तो 17 पे कितना हो जाएगा सर, आप बताएं उधर से 17% पे कितना हो जाएगा? तो कैलकुलेशन अब तो सिंपल है, मैंने बताया हुआ आपको, आप अंदाजा लगा सकते हो धड़ाधड़। ये हो जाएगा 890 करोड़ रुपए। अब 890 करोड़ सुन के तो सर वो मेरे चरणों में गिरने को तैयार था, दंडवत प्रणाम करने के लिए। बोले सर आप, मैं ऐसी गांव जाता हूँ हर साल कुल देवता के दर्शन करने, अब मैं जाना बंद कर दूंगा, मैं आपके पवई में आपके फ्लैट पे आया करूंगा दर्शन करने। मैंने कहा मुझे माफ कर दे भाई, मेरे घर आने की जरूरत नहीं, अब तू जा। बोला सर ये 17% ही आ सकता है, रिटर्न ज्यादा भी आ सकता है। मैंने कहा देखिए इक्विटी है, हमें नहीं पता क्या रिटर्न आएगा, हमें 12 भी नहीं पता, हमें 17 भी नहीं पता। लॉन्ग रन हम हमेशा कहते हैं 15-17 के आसपास आता है, बट अगर इसमें 20% रिटर्न आ जाए गलती से, कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी और 20% रिटर्न आ गया, वॉरेन बफे का बना है 25%, तो 20% में पैसा कितना हो जाएगा? हैं? हाँ तो आप कहाँ के रहने वाले हो सर, राजस्थान के, गुजरात के, झारखंड के? तो आपने एकदम गुजरातियों के पीछे छोड़ दिया इसमें। आपका जवाब एकदम ठीक है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। 10,000, अगर 10,000 रुपए लगाते हो ये 5,000 करोड़ हो जाएगा, 4490। अगर आप गौर से सोचेंगे सर, इसमें से मैं कहता हूँ 5,000 रुपए शायद कोई ऑफिस बॉय नहीं लगा पाएगा, 500 रुपए लगा दो, एक एक जीरो निकाल दो यहाँ से, 6.5 करोड़, 31 करोड़, 89 करोड़ और 449 करोड़, कोई अमाउंट छोटा नहीं। समस्या कहां आती है कि इक्विटी में मैं 60 साल तक कैसे लगाऊं पैसा, ये तो रोज ऊपर नीचे होता रहता है। दैट इज व्हाट योगा सेज, कि बाजार को आप एक्सेप्ट कर लो, अनित्य भावना, फियर ऑफ लॉस दिमाग से निकल जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए बाजार रोज बदलेगा, रोज बदलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर महीने पैसा लगाऊंगा, कभी ऊपर मिलेगा कभी नीचे मिलेगा, एवरेज मिलेगी। मैंने उस नेचर को एक्सेप्ट कर लिया। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जब बाजार चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बाजार गिर रहा है तो नाराज हो जाते हैं, बाजार से निकल जाते हैं, द्वेष आ जाता है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार नहीं, जब जीवन समान नहीं है, जब मेरी जीवन में रोज सेम चीज नहीं हो रही है, रोज जीवन बदल रहा है, उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया है, तो दिस ऑल्सो आई विल एक्सेप्ट। एंड सेकेंड योगा से कि प्रतिपक्ष भावना को एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रतिपक्ष भावना क्या बोलती है कि 10 रुपए की चीज है, 8 रुपए में मिल रही है, आपने 10 रुपए की चीज खरीदी और 8 रुपए की हो गई, तो 2 रुपए का नुकसान है। या आप ये भी कह सकते हैं अब ये 20% सस्ती मिल रही है। शर्ट की सेल लगती है सर, कोई शर्ट आप लेने गए वो 2,000 रुपए की है, आप कहते हो बड़ी महंगी, आप घर आ जाते हो, फिर वहां से फोन आता है कि सर ये अगले हफ्ते 3 दिन हम सेल लगा रहे हैं, हर चीज का दाम 50% कम। तो अब क्या करते हो आप जाके लेके आते हो, 4 दोस्तों को भी फोन करते हो, भाई वो सेल लगी हुई यार, 2,000 वाली चीज 1,000 में मिल रही है। जब आप SIP कर रहे हो और बाजार नीचे गिर रहा है तो वो 2,000 वाली चीज आपको सस्ते में मिलती है। प्रतिपक्ष भावना को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने किया क्या, बहुत सिंपल चीज की है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपकी अविद्या दूर हो गई, एक एडवाइजर रख लिया, अविद्या बिल्कुल दूर हो गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको नॉलेज है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक फाइनेंशियल प्लान बनाया, वो भी एडवाइजर बना के देगा, आपकी ईगो दूर हो जाएगी। आप कहोगे मेरे को लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा एंड दिस इज द प्लान आई विल फॉलो। आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, राग दूर हो गए, SIP कर दी, द्वेष दूर, प्रतिपक्ष भावना पकड़ ली तो आपका फियर ऑफ लॉस निकल गया। जब आपके दिमाग में नुकसान का डर है ही नहीं तो आप 60 साल नहीं, आप 600 साल भी पैसा लगा सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर वो पियोन से मेरा ये वार्तालाप नहीं हुआ होता तो शायद मुझे कभी पता नहीं लगता जीवन में कि SIP में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। मैं घर गया, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों के नाम 10-10 हजार रुपए की SIP मैंने कर दी। बिजनेस नया था, कैश फ्लो कभी ऊपर नीचे होते थे, मैंने कहा बेटा लेकिन कोशिश करके इसको करना है और 60 साल इसको चलाते रहना।
अब बच्चे हैं वो जॉब करते हैं, नए बच्चों की नौकरियों में पैसा बहुत मिलता है, तो 10,000 रुपए बचाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। And if they retire with that SIP, there is a possibility, मैं कहता हूँ 12% भी रिटर्न अगर आ गया तो बच्चों के पास रिटायरमेंट पे 130 करोड़ रुपए हो सकता है सिर्फ एक SIP की वजह से। 130 करोड़ रुपए बिजनेसमैन के पास भी नहीं निकलेगा कैश। यहाँ पे आप कहते हैं शर्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं, नौकरी वाले बच्चे हैं, 130 करोड़ रुपए, मेहनत कितने साल की? 60 साल। और क्या मेहनत की है? बैंक से पैसा निकल के म्यूचुअल फंड में लग रहा है। हमने सिर्फ संयम दिखाया। जितना दूर आपका गोल है उसकी एक SIP करके छोड़ दीजिए सर। 3 साल से कम है तो डेट में लगा दो, 3 साल के ऊपर है तो इक्विटी में लगा दीजिए, उसको रिव्यू करते रहिए। ये वेल्थ क्रिएशन करने के लिए ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं। ये योगा का फर्स्ट लेवल है। वो कहता है कि भाई आपको कलेश को दूर करना है। और दूसरी चीज जो योगा कहता है, विच इज द लास्ट पार्ट आई विल डिस्कस, कि योग करना जरूरी नहीं है, योग को किस भाव से करना है वो भी बड़ा जरूरी है। आप किस एटीट्यूड से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस एटीट्यूड से आप जीवन जी रहे हो। वो कहते हैं हमारी जो बुद्धि है वो 4 भाव के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। मैं कितना धार्मिक हूं, धर्म का मतलब ये नहीं है आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे, नहीं। धर्म का मतलब है कि कितने ड्यूटीफुल आप हैं, कितने रेस्पॉन्सिबल आप हैं। तो ड्यूटी का फर्स्ट लेवल है कि ड्यूटी टू सेल्फ, फिर ड्यूटी टू फैमिली, फिर ड्यूटी टू वर्क प्लेस और फिर ड्यूटी टू द सोसाइटी। लेट अस से मैं आता हूं आपके ऑफिस और मैं कहता हूं कि भाई मैं योगा का टीचर हूं और मैं आपको सबको योगा सिखाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं बात करते करते हाँफ रहा हूं, मेरा वजन भी बहुत ज्यादा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, तो आप तुरंत मुझे क्या कहेंगे कि शर्मा जी हमें तो बाद में सिखाना है, पहले खुद तो सीख लो, राइट। इसी तरह के निवेश है कि पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपका पर्सनल पैसा है उस पोर्टफोलियो को आप ठीक से निवेश करें। देन अपनी फैमिली, आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं है, आप बच्चे कह रहे बेटे मैं गाइड करूंगा, बच्चा क्या कहेगा पापा अपने पोर्टफोलियो में धुएं उठे हुए मुझे क्या बताओगे। देन यू कैन गाइड योर ऑफिस कोलीग्स एंड देन यू कैन से कि नाउ आई कैन गाइड द सोसाइटी। ये धर्म है। ज्ञान क्या है? नॉलेज। कितना पैसा मुझे डेट में लगाना है, कितना इक्विटी में लगाना है, आपको नॉलेज नहीं है, एडवाइजर आपके लिए कर रहा है। तीसरा है कि ये सब करने के बाद वैराग्य, पेशेंस। वैराग्य का क्या मतलब है सर? कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज वैराग्य? वैराग्य का क्या मतलब? वैरागी किसको कहते हैं? सन्यासी। और सर ने बड़ा अच्छा वर्ड बताया, डिटैचमेंट। एक व्यक्ति है वो कहता है वैराग्य का मतलब है सब छोड़ दो, जंगल में रहो। श्रीमद् भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, विच इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर ऑल इंडियंस, ऑल हिंदूज, वो कहती है वैराग्य का मतलब ये नहीं है जंगल में रहना है, वैराग्य का मतलब है रहोगे संसार में ही लेकिन डिटैच्ड रहोगे। किसी की खुशी में ज्यादा खुश नहीं हो रहे, किसी के दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो रहे, डिटैच हैं आप। इसी तरह इक्विटी मार्केट है, इसमें डिटैच रहना है। ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ऊपर जाने में घमंड नहीं करना है, नीचे जाने में हमें दुखी नहीं होना है। ये वैराग्य है। पेशेंस, कि 2-5 साल में पेशेंस रखूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे। एंड चौथा भाव है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? मेरे फाइनेंशियल गोल्स। तो अगर आप देखेंगे, योगा कहता है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान और वैराग्य का रास्ता अपनाता है उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो धर्म क्या है? फाइनेंशियल प्लान, कि मैं पैसा निवेश करूंगा एक प्लान के अकॉर्डिंग। ज्ञान क्या है? कि कितना पैसा मैं कौन सी एसेट में लगाऊंगा, कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना शेयर मार्केट में, ये ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? पेशेंस है, कि मैं प्लान तो बना लूंगा, मैं इंतजार करूंगा तो मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। योगा कहता है जो भाव पुरुष है उसको एक ट्री के फॉर्म में आप देख सकते हो। ये जो ट्री है अगर आप देखेंगे, इसकी रूट्स जो है वो धर्म में है। कोई भी काम आप करें जीवन में वो धर्म के मुताबिक होना चाहिए। और धर्म का क्या मतलब है? उसका जो कायदा कानून है उसके हिसाब से। हमारी सोसाइटी में हर चीज का एक कानून है ना सर। शादी होती है तो अलग मंत्र पढ़ा जाएगा, जन्म है तो अलग मंत्र पढ़ा जाएगा, मृत्यु है तो अलग मंत्र पढ़ा जाएगा। इन्वेस्टमेंट है तो जैसा फाइनेंशियल गोल है वैसा ही फाइनेंशियल प्लान बनेगा। योर रूट्स शुड बी इन धर्मा। देन ज्ञान इज लाइक वाटर एंड सनलाइट।
कि किस पौधे को कितना पानी देना है। कुछ पौधे हैं पूरा पानी में डाल दीजिए चलते रहते हैं, मिट्टी की जरूरत ही नहीं। कुछ पौधे हैं मिट्टी से उखाड़ के पानी से निकाल के छत पे फेंक दो, कैक्टस बिना पानी के चलता रहेगा। ये नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है कि कौन सा पौधा कैसे ग्रो करता है। और अगर हम पेशेंस रखें, वैराग्य, देन दिस ट्री विल हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स विच इज ऐश्वर्या, मेरे फाइनेंशियल गोल्स। तो दो चीजों का आप ख्याल रखें सर। पहला कि हम जब भी निवेश कर रहे हैं हमें यह ध्यान रखना है कि इस निवेश से मेरे पास दुख नहीं आना चाहिए। और निवेश से दुख जब आता है जब आप अनजाने में निवेश करते हैं, जब आप टिप्स लेके निवेश करते हैं। जब आप प्लान करके निवेश करेंगे कभी दुख नहीं आएगा। नुकसान हो जाएगा, पैसे नुकसान होगा, दुख नहीं होगा। क्यों? आपने एक्सेप्ट किया हुआ है कि यार ये नुकसान नहीं हो सकता, इसमें कोई निवेश है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। योगा का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है कि योगा वृत्ति चित्त निरोध, कि मेरे दिमाग में जो स्टेट्स बदलती हैं उनका निरोध हो जाना चाहिए, उनका फ्लो जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो हमारे दिमाग की ये 5 स्टेट्स हैं चित्त की। पहला स्टेट है मुधा स्टेट। मुधा स्टेट क्या है? अगर आपका सारा पैसा एफडी में लगा हुआ है, आप कहते हैं भाई सेफ्टी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं बीट हो रहा, पैसे नहीं बन रहे, वेल्थ नहीं बन रही। योर माइंड इज वर्किंग लाइक, योर मनी इज वर्किंग लाइक डोंकी। डोंकी कैसे चलता है सर? लात मारेंगे तो चलेगा, मालिक सोटी लगाता है तब जाके वो चलता है। जहां कह दिया खड़ा हो जा, वो अपना दिमाग नहीं लगा। तो जब हमारा पैसा सारा सेफ पे लगा हुआ है, आप कोई दिमाग उसमें लगा नहीं रहे, आपकी कंसंट्रेशन बहुत कम है और मेंटल एक्टिविटी भी बिल्कुल कम है, उस पैसे का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मुधा स्टेट का जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो है शिफ्ट स्टेट। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, इधर इन्वेस्ट किया, ये नहीं चला, दूसरी जगह डाल दिया, म्यूचुअल फंड कर दिया, रियल एस्टेट कर लिया। शिफ्ट स्टेट, दिमाग एकदम शिफ्ट है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मेंटल एक्टिविटी हाईएस्ट लेवल है, लेकिन माइंड की कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। योर मनी इज वर्किंग लाइक अ मंकी। मंकी क्या करता है सर? बंदर एक डाल से दूसरी डाल, कभी कभी उल्टा लटक जाएगा, कभी नीचे गिर जाएगा, फिर चढ़ जाएगा, भागेगा। एंड मंकी डजंट अचीव एनीथिंग। वो कछुआ रेस जीत लेता है, कभी सुना है बंदर ने रेस जीती? कभी नहीं। इससे जो ऊपर का एक स्टेट है उसको हम कहते हैं विक्षिप्त स्टेट। इसमें आपकी मेंटल एक्टिविटी थोड़ा सा कम है, मतलब एनर्जी आप दिमाग की कम लगा रहे हैं और कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है। लेकिन यहां भी आप आइडियल स्टेट में नहीं है। यहां जो आपका पैसा है वो बटरफ्लाई की तरह है, माइंड इज वर्किंग लाइक अ बटरफ्लाई। कि बंदर जितना चंचल नहीं है लेकिन फिर भी आप एक डाल से दूसरी डाल पे जा रहे हो थोड़ी थोड़ी देर के बाद। यार 6 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया, चलो मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। ये तीनों ही स्टेट हमारे किसी काम की नहीं है। हमें चाहिए एकाग्र चित्त, जहां माइंड आपका कैंडल की तरह बर्न कर रहा है। कैंडल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? सिर्फ रोशनी फैलानी है, बाकी कुछ नहीं। एकाग्र चित्त स्टेट में आप देखेंगे मेंटल एक्टिविटी भी ऑप्टिमम है और कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम है। ये स्टेट प्रैक्टिस के साथ अचीव की जा सकती है। और इसके ऊपर है निरुद्ध चित्त स्टेट, जहां पे आपका माइंड इज वर्किंग लाइक गौतम बुद्ध, इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफे, राकेश झुंझुनवाला, ये वो निरुद्ध स्टेट में आ गए। वो हम नहीं पहुंच सकते, बहुत मुश्किल, सालों की प्रैक्टिस चाहिए। 70 साल हो गए वॉरेन बफे को इन्वेस्ट करते हुए। बट एकाग्र चित्त जो स्टेट है, एकाग्र कि मेरे एक पॉइंट बना लिया, वहां मुझे जाना है, तो जिसको हम कहते हैं धारणा बना ली। वेल्थ क्रिएशन में ये धारणा है। और उस धारणा तक पहुंचने के लिए क्या करना है? ध्यान, मेडिटेशन। वो ध्यान क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, अपने पैसे को रिव्यू करना, किसी समझदार व्यक्ति से समझना कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है। That can be achieved with the help of mutual funds, with the help of good advisors। वो आपको शेयर बाजार का भी निवेश बता सकते हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं देखता हूं कि लगभग 97% हमारा जो देश है वो म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानता है। म्यूचुअल फंड में 3% लोग पैसा लगाते हैं। दैट मीन्स लगभग 4 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाया है। लेकिन शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट कितने हैं हमारे देश में सर? 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। लोग शेयर बाजार में क्यों जाते हैं? वो जल्दी में पैसा बनाना चाहते हैं। जल्दी में पैसा किसी का नहीं बनता है सर। आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने कहा हो कि मैंने ट्रेडिंग करके 100 करोड़ बना दिए। नहीं, धीरे धीरे पैसा बनेगा,
बहुत सिंपल चीजें करने, एसआईपी आप कर दीजिए, आपको जीवन में कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जितने गोल्स हैं उसका एसआईपी करते जाइए, काम खत्म। बच्चे की नौकरी लगी है, 22 साल का बच्चा है, उसको बोलो बेटा 2,000 रुपए महीने की एसआईपी कर दे, रिटायरमेंट पे निकाल लेना, काम खत्म। कुछ देखने की जरूरत नहीं है उसको बीच में। तो मेक योर इन्वेस्टमेंट सिंपल। किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लीजिए, क्योंकि उससे आपका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कम होगा तो आपका डर कम हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। आपके कोई भी सवाल है तो हम ले सकते हैं। कोई भी सवाल आपके हैं तो प्लीज आप पूछें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टिप्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी सभागार में मौजूद और साथ में जो वेबएक्स से जुड़े हुए जो भी हमारे सदस्य हैं, अगर कोई भी सवाल आपके आज के विषय पे जो प्रस्तुति दी गई हमारे मुख्य व्याख्याता द्वारा, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पूछे? नमस्कार सर। किसी भी सेक्शन से कोई सवाल? जी सर डीआईजी ऑफ्स गढ़चिरौली से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, कार परचेसिंग के लिए एसडब्ल्यूपी प्लान में पैसा डालना ठीक रहेगा या नहीं? हाँ, तो एसडब्ल्यूपी प्लान जो है सर, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उल्टा होता है। तो पहले आप एसआईपी करें, उसके बाद एसडब्ल्यूपी करें, वो कारगर रहेगा। एसडब्ल्यूपी बेसिकली आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं। तो कोई भी आपका गोल है, और एसडब्ल्यूपी किस गोल के लिए काम करेगा? जैसे आपका रिटायरमेंट का गोल है, आप कहते हैं मैं 60 साल तक एसआईपी करूंगा, 60 साल जब आ जाएंगे उसके बाद मैं हर महीने निकालना शुरू कर दूंगा पैसा। तो एसडब्ल्यूपी उन गोल्स में काम आता है जिसमें आपको लंबे समय तक पैसा निकालते रहना है। सर मेरे पास बहुत अच्छा टूल है वो। मेरे पास कैश है सर, बट मैं कार उस पैसे को मैं एसडब्ल्यू प्लान में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर। और जो किस्त बनेगी सर 1% मान लीजिए विड्रॉल करूंगा, जो उसकी जो किस्त बनेगी वो मैं उसी से सर उसको करना चाह रहा हूँ। तो आप उसको एक लिक्विड फंड होते हैं, उसमें डाल के आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लिक्विड फंड में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, 4-5% का मिलता है, पर वो सेफ होते हैं। तो आप कहते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदना है और गाड़ी का किस्त मैं वहां से दूंगा, तो कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। लेकिन आइडियली क्या होता है कि लेट्स से आपने कहा कि भाई मेरे को गाड़ी खरीदनी है 5 साल के बाद, लेटस से, तो 5 साल मैंने गाड़ी के लिए एसआईपी की। अब मेरे पास 2 चॉइस है, पहला वो सारा पैसा निकाल के गाड़ी खरीद लूं, या दूसरा आप कहते हैं भाई एसआईपी तो है, ये निवेश भी है, गाड़ी की जो किस्त है हर महीने यहाँ से निकालता जाऊंगा, देता जाऊंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट एसडब्ल्यूपी करना अच्छा काम है, तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी को कंबाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक मेरा सवाल है जी। सवाल ये है सर कि हमारे फोर्स पर्सनल जो 2004 के बाद जिन्होंने सर्विस ज्वाइन करी है, तो ये अक्सर हमारे फोर्स पर्सनल के दिमाग में रहता है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। और वो चूंकि बहुत सारे कोर्ट्स में भी अभी भी ये लड़ाइयां चल रही है कि हमारा पहले का जो सिस्टम था जीपीएफ का पेंशन का, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ। तो ऐसे में सर जो हमारे डिडक्शन होते हैं हमारे, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, और वो पार्ट जो हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो उससे कितनी आशाएं रख सकते हैं हमारे एम्प्लॉय कि क्या वो सही है, क्या वो आने वाले समय में उनके लिए एक फायदे का सौदा है या नहीं है? इस पे थोड़ा कुछ आप जवाब दें सर, बेहतर होगा। देखिए, एनपीएस बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आप पैसे का निवेश करें एनपीएस में, और भारत सरकार ने फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किया हुआ है। और एनपीएस का दूसरा लाभ ये है कि जो सेक्शन 80C में हमको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, एनपीएस में वो 2 लाख तक है। तो 50,000 रुपए पे मैं 15,000 रुपए का टैक्स बचा सकता हूँ। तो एनपीएस करें। एनपीएस का एक ही डिसएडवांटेज है कि जब आपको पैसा निकालना है रिटायरमेंट के समय, एक तो रिटायरमेंट तक पैसा लॉक हो जाता है, दूसरा जब आप निकालते हैं तो लगभग 40% पैसा जो है वो एन्युटी के फॉर्म में मिलेगा, उस वक्त नहीं निकाल सकते हैं, वो बाद में मिलता है। अदरवाइज एनपीएस जो है एकदम म्यूचुअल फंड्स की तरह है। और कोई व्यक्ति कहते हैं मुझे एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए, ना लॉक इन होगा पैसे का, टैक्स बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मिलता रहता है, तो बहुत फ्लेक्सिबल है। बट एनपीएस इज ऑल्सो गुड। मैंने भी अपना पैसा एनपीएस में डाला हुआ है। तो हमारा म्यूचुअल फंड जो था वो एनपीएस के हम फंड मैनेजर थे, तो हमने अपनी भी शुरू कर दी थी। इट इज गुड। लॉक इन का एक थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको रिटायरमेंट पे ही मिलेगा सारा पैसा। इसमें एक एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट जो है आपको 14% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। तो जो अगर किसी के बेसिक पे 60,000 रुपीज है या 40,000 रुपीज है, तो उसका 14% अराउंड 560 रुपीज बनता है।
तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट दे रही है, तो वो हमारा एडिशनल इनकम है और वो धीरे धीरे इन्वेस्ट होता है। एक प्रश्न ये उठता है, फंड मैनेजर्स इनको एसआईपी को मैनेज करते हैं भारतवर्ष में, जैसे समय समय पे प्रत्येक दशक में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं जी, तो ये क्या भरोसा है कि जो फंड मैनेजर्स ही हैं स्टॉक्स अपने बढ़ाने के लिए या कोई भी कारण हो सकता है जी, तो वित्तीय सुरक्षा कितना है इस पे? क्या सरकार के द्वारा कुछ ऐसा है, जैसे आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो है एक सर्टेन अमाउंट, दो इट इज टू मीगर, बट कुछ सेफ्टी है? और इसकी क्या गारंटी है एसआईपी में कि उस पर्टिकुलर फंड में हमने 20 साल या 25 साल तक लगाया जी, 26वें साल में ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया जो कि वो स्कैम कर दिया, तब फिर हमारा इन्वेस्टमेंट जो हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं कि भाई हम 30 साल तक पहुंच गए, हम उसको 60 साल में 4,500 करोड़ की ओर आशा रख रहे हैं, और वहां पता चला कि वो 200 करोड़ होने के बाद फिर से मेरा जीरो आ रहा है। यस, तो इसकी क्या गारंटी है? क्या आरबीआई या कुछ ऐसा गाइडलाइंस है इसमें कि या बीच में आपको उसको भुना करके दोबारा शुरू करना चाहिए? तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड का निवेश है सर, ये इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तो आप कभी भी बैंक की तरह अपना पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो म्यूचुअल फंड है वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को नहीं दे रहे, तो जब आप चेक बना के देते हैं तो चेक बनता है म्यूचुअल फंड के नाम। ये म्यूचुअल फंड के ओनर कौन है? ट्रस्टीज होते हैं, तो हर म्यूचुअल फंड में एक ट्रस्टी होते हैं। ये ट्रस्टी कौन है? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शेयर जो है इन ट्रस्टीज के नाम में है, जो बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड खरीदेगा इन ट्रस्टी के नाम में, म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम में नहीं। तो अगर म्यूचुअल फंड ने कोई फ्रॉड भी किया और मैं कहूं कि कोई म्यूचुअल फंड मेरा पैसा लेके भाग सकता है? नहीं, पैसा है ही नहीं आपके नाम, और ये जो पैसा है ये आपका सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, इसका दाम ऊपर नीचे हो सकता है। मेरा वही कहने का मतलब था कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ, हाँ, मेरी किसी कंपनी से साठगांठ हो गई, जैसे कोई बैंक है, हाँ, या कोई कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि नीचे जा रहा है, उसका इन्वेस्टर प्रमोटर भाग रहा है किसी भी कारण से जी, और मैंने उसमें इन्वेस्ट करवा दिया अपने इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो उसकी तो प्राइस कम हो गई ना पिछले 25 साल की। तो देखिए, बेईमानी कोई कर सकता है, उसमें मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता है। नंबर 1, म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम है वो पैसा आपका 50 कंपनी में लगाएगी। सबसे पहले लार्ज कैप फंड है तो सरकार ने बताया हुआ है कि 100 जो बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, इस इंडेक्स में से आप चूज करेंगे, लगाएंगे। अब आप लेट से मैं कहता हूं मैं छोटी कंपनी में जाके कुछ सांठगांठ कर सकता हूं प्रमोटर के साथ, रिलायंस इंडस्ट्री में क्या करूंगा? सेकंड क्या हो गया सर, कंपटीशन बहुत है। अब जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है कौन चलाता है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, बिरला ग्रुप। अब कंपटीशन इतना है, किसी म्यूचुअल फंड ने अगर एक फ्रॉड किया, कहीं गलती हो गई, तो उसको पैसा मिलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंड्स थे, टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ रुपया मैनेज करती थी, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपया यूटीआई मैनेज करती थी, 86,000 करोड़। प्राइवेट सेक्टर के पास सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया था। आज प्राइवेट सेक्टर 30 लाख करोड़ रुपया मैनेज करता है। इट इज बिकॉज कि आपके बिजनेस मॉडल्स हैं। हम इन कंपनीज की लिस्टिंग होगी शेयर बाजार में, तो आपके ट्रस्टीज हैं, सेबी का ऑडिट चलता है। तो म्यूचुअल फंड एकमात्र ऐसा बिजनेस है, मैं तो 25 साल वहां लगाए, कि आप एक नए पैसे की चोरी नहीं कर सकते। उसका दाम ऊपर नीचे हो सकता है, आपने किसी कंपनी में निवेश किया वो घट सकती है, लेकिन किसी कंपनी में आप 4-5% से ज्यादा पैसा डालते ही नहीं हो। 50-60 कंपनी हर पोर्टफोलियो में, तो 2-4 कंपनी गिर भी गई तो कोई इतना बड़ा नुकसान होने के चांसेस नहीं। तो रिटर्न की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो रेगुलेशन है, आप रिटर्न गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा इक्विटी में, बॉन्ड मार्केट में लगता है। लेकिन सेफ्टी के हिसाब से इट इज वेरी वेल रेगुलेटेड। सेबी का ऑडिट होता है, ट्रस्टीज का ऑडिट होता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक ऑडिट होता है। तो एक एक चीज वो ऑडिटेड है, और गाइडलाइंस है कि आप कितना खर्चा चार्ज कर सकते हो, कितने दिन में पैसा निवेश करना है, वो एवरीथिंग इज वेरी वेल डिफाइंड गाइडलाइंस। तो इट इज वेल रेगुलेटेड। मैं सेफ्टी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि रिटर्न की गारंटी नहीं, सेफ्टी गवर्नमेंट स्कीम्स में है, लेकिन वहां रिटर्न फिर कम बनता है। तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। कुछ पैसा जो मुझे एकदम सेफ रखना है वो बिल्कुल बैंक में रख दिया या लिक्विड फंड में डाल दिया, कुछ पैसा जिसमें रिस्क ले सकते हो प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, तो बैलेंस आप रख सकते हैं। जी जी, में ये कंडीशन है कि अप टू 1 लाख दैट इज टैक्स फ्री।
कोई ऐसा ऑप्शन है अवेलेबल क्या कि अगर कोई लमसम अमाउंट निकालना चाहता है, सपोज ऐसा 50 लाख है उसके पास, वो उसको जरूरत पड़ेगी 20 लाख निकालना चाहता है, तो ऐसा ऑप्शन है कि वो टैक्स कुछ कम किया जा सके या उससे बचा जा सके आज की डेट में? नहीं सर, टैक्स को कम नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन लॉन्ग टर्म टैक्स और शॉर्ट टर्म जो, लेट्स से आपका एक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म गेन है और दूसरा म्यूचुअल फंड आपने अभी 6 महीने पहले लगाया ना, वहां 10-20% का लॉस है, तो आप उन दोनों को ऑफसेट कर सकते हैं। सेकंड, मेरा ये मानना है कि सर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हमको निवेश को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है इनमें एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रिटर्न इक्विटी से रिलेटेड है और इक्विटी का अपसाइड इनफाइनाइट है, तो उस वजह से हमको इक्विटी में डालना चाहिए। टैक्स तो चेंज भी हो सकता है। आज 1 लाख का रूल है, चिदम्बरम साहब ने कैपिटल गेन ही पूरा टैक्स फ्री किया हुआ था, 10-15 साल आप देखिए लोगों ने कितना मजा किया। हाँ, तो टैक्स को सेट ऑफ कर सकते हैं, टैक्स बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में एटीसी वाली स्कीम्स हैं जिसमें आप 1.5 लाख रुपए निवेश करें तो 45,000 रुपए का टैक्स आपका और 1860 रुपए का सरचार्ज, 46,800 रुपए आपके हर साल बच सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। बाकी सेट ऑफ कीजिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का सेट ऑफ हो जाता है। तो वो ठीक है, लाइक 50 इयर्स का बैकग्राउंड है अभी से पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की, तो इट्स अ गोल्डन फेज फॉर द फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द योर मनी एंड ऑल। और इंडिया एज ए यंग कंट्री, ठीक है, मतलब जो आपने एस्टिमेट किया करंट सिचुएशन के हिसाब से लिया, लेकिन अगर यही हम इसी को जो अभी डेवलप कंट्री हो चुकी है इनके कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे जापान हो गए, यूरोपियन नेशन, उनमें एक सिचुएशन आ गई है और वो कहीं ना कहीं इंडिया में भी आएगी, बिल्कुल आएगी, साल बाद आएगी। तो जो इस उस पर्सपेक्टिव से इस चीज को लेके देखें तो ये एज ए इकोनॉमिस्ट आप कहाँ तक वायबल देखते हैं, जो भी पिक्चर हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इज इट सो कि ये ऐसी ही रहेगी? क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन तो आनी है सर इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि होगी। तो उसको ये फैक्टर इन करके किया गया है कि ये पिक्चर में इसको कंसिडर किया है, और इसका कि मतलब हम क्या और इमेजिन कर सकते हैं जो कि हम नहीं देख रहे हैं बेसिकली इस चीज को। देखिए, सब दिन समान नहीं रहेंगे सर। हिंदुस्तान में एक समय ऐसा भी था कि लोगों को विश्वास ही नहीं था कि 60,000 का इंडेक्स होगा। जब मैं लोगों के पास जाता था, उन्हें समझाता था भाई 6,000 हो जाएगा, तो मेरे को भगा देते थे, बोले भागो इधर से। तो सब दिन समान नहीं रहेंगे। आज हमारी एवरेज एज है 26 साल, तो इंडिया की जो मेजर इकोनॉमी जो रिटायर्ड एज जब आएगी उसमें अभी लगभग 30 से 35 साल है, कि जब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री आपका जापान वाला प्रोफाइल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 15 साल पीछे चले जाएं सर हिस्ट्री में, तो जो आपका मिडिल क्लास था उसमें सिर्फ 5 से 6% लोग थे, और जो बॉटम था पिरामिड का वहां पे 60 से 70% लोग थे। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो लगभग 23 से 24% देश की जनता हमारी मिडिल क्लास में है, और जो लोअर था वो श्रिंक हो गया है। सन 2030 तक जो आपका लोअर इनकम ग्रुप है उसमें सिर्फ 14 या 15% लोग रह जाएंगे, बाकी सब लोग अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज हम यंग हैं, ये जो यूथ है हमारी, ये कंजम्पशन कर रही है। अब मोबाइल फोन, आपको याद होगा 22 रुपए की कॉल होती थी, आज आपकी वॉइस फ्री कर दी। क्यों? डेटा। आपका ड्राइवर भी आज 300-400 रुपए डेटा में खर्च करता है। तो ये कंजम्पशन हमारी बढ़ रही है, नंबर 1। और हमारी एजिंग स्टार्ट होगी, जाके एजिंग तो अभी भी हो रही है, लेकिन जो रियल आप कहते हैं कि भाई जापान जैसी जो स्टेट आ जाएगी, वो उसको आने में अभी 30-35 साल का समय है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश का जो स्किल सेट है ये बहुत ही यूनिक है। हमारे जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है पिछले 20 साल में 20% हर साल से ग्रो कर रहे हैं, 20%। तीसरी चीज जो हमारे देश के फेवर में जाती है, सर हम बड़े अनऑर्गेनाइज देश थे। हमारा जो बेनिफिट था, जो सरकार बेनिफिट देती थी, गांव में जो पेंशन मिलती थी, अगर आपकी 100 रुपए पेंशन है तो 5 रुपए हाथ में आते थे, 95 रुपए वो मिनिस्टर से लेके काउंसलर और सरपंच तक उसमें लीकेज हो जाती थी। सरकार ने क्या किया, हर आदमी को समझाया बैंक अकाउंट खोलो, आपका जो भी बेनिफिट है, 10 रुपए है 10 रुपए, 50 रुपए 50 रुपए आपके बैंक में आ जाएगा, बीच में वो चोरी नहीं होगी। तो परचेजिंग पावर जो है लोगों की अब धीरे धीरे बढ़ रही है। स्किल आपका अच्छा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन आपकी अच्छी है, जनसंख्या आपकी भगवान की दया से वी मे ओवरटेक चाइना। तो आज जो अगले 20-25 साल हैं, इसमें हमें लगता है कि इकोनॉमी की तरक्की होगी। इकोनॉमी की तरक्की होने का क्या मतलब है? 2 चीजें हैं। एक, ब्याज की दरें जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी,
तो इसलिए फिक्स्ड इनकम में बहुत पैसा नहीं बनेगा। जो ब्याज में आज कहीं 5-6% मिलता है, ये 1-2% के दिन भी देखेंगे। हम एफडी में 1-2% का रेट देखने वाले हैं अपने समय में। सेकंड, जब इकोनॉमी तरक्की करती है तो आपको इक्विटी बाजार में निवेश करने से पैसा बनता है, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो शेयरों के दाम बढ़ेंगे। तो अगले 20-25 साल तो मुझे टेंशन नहीं लगती। क्या एक तरफा मार्केट मूव करेगा? नहीं, इसमें करेक्शन आएगी। बीच में कोरोना में करेक्शन आई ना, 18-19 हजार बाजार गिर गया एक महीने के अंदर। लोगों ने पैसा निकाल लिया शेयर मार्केट से, वहां से एक ही साल में 100% बन गया। यूक्रेन वॉर में यही देखा हमने अभी। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये बढ़ती रहेगी। आपको बहुत सिंपल डेटा देता हूं। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब हमने गोल्ड प्लेज किया, उस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी $0.5 ट्रिलियन और स्टॉक मार्केट का इंडेक्स था 2000, क्योंकि वो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, मार्केट घटा हुआ था। आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, इकोनॉमी 6 गुना बढ़ी है, और मार्केट 2000 वाला कहां चला गया? 60,000। ये इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी, बहुत रिसर्च अवेलेबल है कि ये $10 ट्रिलियन की हो जाएगी 2030 तक। तो बाजार कहां जाएगा वो अंदाजा लगाना ही उसका फायदा ही नहीं। एज अ इन्वेस्टर मुझे क्या करना है सर, कि कुछ पैसा मेरा हमेशा इक्विटी में लगा रहेगा। वो 100 साल तक इक्विटी में लगा रहेगा, उसको निकालते भी रहेंगे और ऐड भी करते रहेंगे। कुछ पैसा मुझे सेफ रखना ही है, चाहे 1% रिटर्न मिले, चाहे 2% रिटर्न मिले। मेरे घर में जो किराने का पैसा है उसको मैं इक्विटी में नहीं डाल सकता हूँ, उसको मुझे डेट में ही रखना पड़ेगा। तो हर एसेट क्लास में जब आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे तो उतार चढ़ाव को आप देख पाएंगे, और ये इन्वेस्टमेंट हमारे बाद भी चलेंगे। ऐसा तो है नहीं सर मैं बच्चों को कह के जाऊंगे भाई मेरे बाद इक्विटी बंद कर देना या देश में शेयर बाजार बंद हो जाएगा। नहीं, बट आई थिंक राइट नाउ वी आर इन द राइट कंट्री एट द राइट टाइम। आप सरकार की मजबूरी कह लो, पॉलिटिकल कंपल्शन कह लो, आई थिंक ईमानदारी के लेवल धीरे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये धीरे 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 इंप्रूव हो रहा है। जिस देश में सब्जी वाला ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है, ऑटो वाला, वहां करप्शन करना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत स्टेट है ऐसी कि आप जाइए म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में आप पैसा खिला नहीं सकते, वो सर ये है इतनी फीस है ले लो। बहुत सारी आप बेंगलोर में जाइए, वो चालान होता है, वहीं आपको जितना पैसा लेंगे उतना रसीद एकदम ईमेल पे आ जाता है कि ये लीजिए। तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है। उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमी जब ग्रो करती है उससे बेस्ट फायदा उठाने का तरीका है आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। शेयर मार्केट में हमें नहीं पता कि कौन से शेयर में लगाना है, तो म्यूचुअल फंड है। आप कहते हैं मुझे एक म्यूचुअल फंड में रिस्क लगता है, तो 4 म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अब आपका वही पैसा 200 कंपनी में लग गया। अब 200 कंपनी जिस देश में चोर हो गई, उस देश में जेब में पड़े हुए पैसे का भी कोई लाभ नहीं। तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है कि आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। वो कॉल ठीक भी जा सकती है, गलत भी जा सकती है। गलत चलेगी, मैं कहता हूं किसी ने लाइफ टाइम में 40-50 लाख रुपए चलिए लगाए, शायद उसमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया, हो सकता है। जिंदगी में हर चीज की गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर वो कॉल ठीक हो गई तो सर आप अगली जनरेशन के लिए इतना पैसा छोड़ के जाएंगे कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर मनी। तो मनी विल बिकम अ ग्रेट एनेबलर। सर ने एक चीज कही शुरू में कि आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, उस पैसे से और एफिशिएंसी जनरेट कीजिए। मनी इज अ वेरी गुड सर्वेंट। मनी को मास्टर मत बनने दीजिए, इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट। जैसे खंबे पे चढ़ाते रहिए, उतारते रहिए, परेशान नहीं करेगा। वो भूत था ना, उसको खंबे पे चढ़ा दिया, नहीं तो कहेगा मैं आपको खा जाऊंगा। आपने पैसे की एफिशिएंसी बढ़ानी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा उठाना है, रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। पर मेरा ऐसा मानना है सर कि हम बहुत ही बढ़िया कंडीशन में आज हैं। अगर मैं रिस्क को कंट्रोल रखता हूं तो मैं इस जर्नी को एंजॉय करूंगा। ये जर्नी बहुत शानदार है। वो किसी ने बहुत बढ़िया बात कही कि उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। ये नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उसके आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। हर आदमी को मोहब्बत नहीं मिलती, आदमी फुटपाथ पे भी सोता है। और तीसरी बात कितनी शानदार कही कि शेख करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दुनिया जाती है सर, कोई वाइफ के डर से जाता है, कोई भगवान को पाने जाता है, और कोई उसी मंदिर में जूता चुराने भी जाता है। और आज तो खेल पतंगों ने समझ रखा है।
सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। सर हर आदमी अंजाम से डर गया तो सीमा सुरक्षा बल में कोई आएगा सर? कोई नहीं आएगा। सीआरपीएफ में, आर्मी में कोई जाएगा नहीं। कुछ लोग होते हैं जांबाज, भाई देश की रक्षा करनी तो रिस्क ले रहे हैं, देश फायदा उठा रहा है उस रिस्क का। जो लोग बॉर्डर्स को, हमारे स्टेट्स को सुरक्षित रखते हैं, कई बार हम देखते हैं वो अपने पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाते। मैं बॉम्बे पुलिस के लिए प्रोग्राम कर रहा था सर, और वहां के जो डीआईजी थे उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि लेकिन जितने फाइनेंशियल फ्रॉड बंबई में होते हैं आधे से ज्यादा हमारे पुलिस वालों के साथ। बोले इन्हें पता नहीं है, तनख्वाह पड़ी रहती है बैंक के अंदर। बोले आधे लोग तनख्वाह निकालते ही नहीं अपनी भगवान की दया से, क्योंकि पैसे की बरसात बंबई में पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादा है। फ्रैंकली ही सेड, बोले आप जाके देखो कितने पुलिस वाले 5-5 हजार रुपए के गॉगल्स पहने हुए हैं। बोले पैसा ही नहीं निकालते बैंक से, तो कोई ना कोई आता है, वो कहता है सर इधर एफडी कर दो, इधर कर दो, इतने गुना हो जाएगा। बोले इन्हीं का पैसा लूट के ले जाते। तो पैसे की सुरक्षा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सब। दूसरा, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए। ये आई थिंक दो चीज अगर हो जाए तो आई थिंक हमारे देश में खुशहाली और बढ़ती जाएगी, और उस खुशहाली का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी निचले लेवल पर जाकर, स्टेट्स में जाकर, आपके जोन्स में जाकर और लोगों को भी इसी तरीके से फाइनेंशियली एजुकेट करें और उसका लाभ हम सब लोग उठाएं। तो ये हमारी इच्छा है सर। और कुछ सवाल किसी स्टेशन से जो वेबएक्स से जुड़े हुए हों? वेबएक्स से जुड़े हुए कोई और स्टेशन, किसी का कोई सवाल इस संदर्भ में? सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा सर, कि आपने सर निवेश के बहुत सारे बहुआयामी आपने बताए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके एफडी से लेकर अपने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इक्विटी। जी सर पिछले कुछ समय से इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हो रही है जी। तो सर थोड़ा ये जानकारी लेना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी जो है आज के संदर्भ में, चूंकि जब कोविड टाइम था पिछले 2 साल में, तो बहुत सारे इंडियन करेंसी भी क्रिप्टो करेंसी में फ्लो हुए हैं और लोगों ने बहुत फायदे भी कमाए जी। और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको रेगुलेट भी कर दिया 30% टैक्स के दायरे में डालकर, तो सर ये कितना इफेक्टिव है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सर पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेट नहीं किया, टैक्स लगाया जी। गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही। रेगुलेशन का क्या मतलब है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने चोरी की तो सेबी जाके उसको सजा देती। बैंक में कोई बदमाशी की तो भारत सरकार खड़ी होती है, आगे कहती है भाई मैं दूंगी पैसा। तो क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है, नंबर 1। क्रिप्टो का जो एक बड़ा अट्रैक्शन है वो ये है कि इसमें पैसा बहुत बन गया। एक वो क्रिप्टो का कॉइन, बिटकॉइन आप देखेंगे 30-40 लाख रुपए का है, विच हैज बिकम अट्रैक्शन। लोगों को लगता है कि भाई दुनिया ने पैसा कमा लिया, मैं पीछे रह गया। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और इसका अजम्पशन क्या है कि एक दिन क्रिप्टो करेंसीज भी वैसी ही करेंसी बन जाएंगी जैसे आपके रुपया, डॉलर और ये सब चलता है। हो सकता है बन जाए, लेकिन उसमें वैल्यू क्या है? क्रिप्टो का दाम क्यों बढ़ना चाहिए? क्रिप्टो का दाम बढ़ना शुरू हुआ था डीमोनेटाइजेशन के बाद। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि जो ब्लैक मनी था वो बंद हो गया। वो गया कहां? वो कई इसी तरह के एवेन्यूज में चला गया है। निवेश का बड़ा सिंपल रूल है सर। हो सकता है क्रिप्टो में यहां से भी और जोर से पैसा बन जाए। निवेश का असूल क्या कहता है? अगर आपको समझ आती है तो आप वहां पैसा लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। उसमें चाहे 100% बने चाहे 200% बने। मुझे पर्सनली क्रिप्टो नहीं समझ आता, मैं नहीं लगाता। वॉरेन बफे को क्रिप्टो कहां समझ आता है? वॉरेन बफे ने लगाया सर क्रिप्टो में, पीटर लिंच ने लगाया नहीं। तो ये स्पेक्युलेटिव गेम है। हो सकता है शायद पैसा और बन जाए, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और आज क्या हो रहा है गांव देहात में, क्या हो रहा है सर? लोग जाके वहां क्रिप्टो में जा रहे हैं, तुम कैश दो मैं दिलाता हूं तुमको कॉइन। 10-10, 15-15 लोगों का ग्रुप बना के उनको एक एक क्रिप्टो दिला रहे। रिस्क है क्योंकि रेगुलेशन अभी तक नहीं है। सरकार ने अपना पीछा छुड़ाया टैक्स लगा के, इसमें गेन आएगा तो मैं टैक्स लगा दूंगी, उतना ही किया और कुछ नहीं किया सरकार। आई थिंक गवर्नमेंट शुड रेगुलेट इट एंड दे शुड से कि भाई ये अथॉरिटी हमने बना दी, ये इसको रेगुलेट करेगी। और वो रेगुलेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हाई रिस्क है, थोड़ा सा वहां सावधानी बरतनी जरूरी है। थैंक यू सर। चूंकि समय के से थोड़ी पाबंद है हम लोग के, तो बाकी जितने भी वेबएक्स से जुड़े हुए स्टेशन हैं, अगर हमारे आज के कीनोट स्पीकर से कोई सवाल ऐसे हैं जो आपके दिमाग में बाद में भी आ सकते हैं, तो कृपया जो कावा की जो मेल आईडी है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि आपके मेल पे
हम अपने स्पीकर से बाद में भी उनका रिप्लाई लेकर आपको हम उसका जवाब दे सकते हैं। सो प्रोग्राम के लास्ट में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा डीआईजी वेलफेयर श्री पंकज कुमार से कि वे सीआरपीएफ महानिदेशालय की तरफ से आज के हमारे मुख्य व्याख्याता को सीआरपीएफ की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। Please share the picture. Please share the picture. Thank you. Thank you very much. कार्यक्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा इसको सफल बनाने हेतु समस्त सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य, कावा की सभी सम्मानित सदस्याएं, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा कार्मिक, श्री निकुंज शर्मा, सभी रीजनल कावा हेड्स, फेसबुक एवं यूट्यूब द्वारा प्रसारण देख रहे हैं सीआरपीएफ के तमाम कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशेष आभार सीआरपीएफ के टेक्निकल विंग को भी, जिनके सहयोग से पूरे कार्यक्रम का प्रसारण सुचारू रूप से हो सका। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री निकुंज शर्मा द्वारा वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम विषय पर दी गई जानकारी समस्त सीआरपीएफ तथा कावा के परिवार के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। आज के कार्यक्रम के व्याख्याता द्वारा अपनी कीमती समय निकाल के उनके द्वारा शेयर किए हुए अनुभव तथा बहुमूल्य जानकारी के लिए हम इनका पुनः बहुत ही आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।